Assalamualaikum students. AFM Amazing Urdu lectures चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह and we are starting a technically the last topic corporate reconstruction. मैंने कहा था इसके बाद आपका approximately 97% AFM अल्हम्दुलिल्लाह complete हो जाता है, फिर इक्का दुक्का कुछ आर्टिकल छोटी मोटी चीजें, but the main thing is your AFM technically completes 97%. देखते ही अब ये जो कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक है काफी आसान टॉपिक है अगर आपको इसका एक अच्छा आइडिया मिल जाए तो। इसमें थोड़ी सी आई वुड से रिपोर्टिंग भी मौजूद है। इस तरह के टॉपिक में भी देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आपको एसओएफपी बनाने को आ सकती है, इवन पीएनएल बनाने को भी आ सकता है। लेट्स सी कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन। अब बेटा कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन का पहला कॉन्सेप्ट, देखिए जब भी किसी कंपनी में हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो पहले तो एक चीज दिमाग में डाल लें, कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लें। हम यहाँ जो रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस में जब कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन की बात होगी, इट मींस थिंग्स आर नॉट गुड इन द बिजनेस। हालात अच्छे नहीं है बिजनेस के। अगर बिजनेस के हालात अच्छे होते, सब अच्छा होता, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं थी भाई। इसका मतलब ये, when business is in hot water then we'll think about corporate reconstruction। अबे कुछ तो करना है ना। देखो थिंग्स आर नॉट गुड इन द बिजनेस, दो में से एक काम करना पड़ेगा। लेट इट डाई द बिजनेस और कंस्ट्रक्ट द बिजनेस। चलो जान मारते हैं, एक दफा फिर जोर लगाते हैं, हो सकता है चल पड़े। अदरवाइज लेट इट डाई, फिर तो कुछ नहीं, कुछ करोगे तो उसने मरना है। इट मींस कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन में जब हालात किसी भी बिजनेस की बात कर ले, व्हेन थिंग्स आर नॉट गुड इन द बिजनेस, लॉजिकली you have to choose one option out of two। हालात अच्छे नहीं है, दो में से एक काम तो करना पड़ेगा। या तो बेटा शट डाउन डिसीजन ले लो, दैट्स इट। तो पहला डिसीजन क्या होता है कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन में, न्यूमेरिकली जब हम सॉल्व करने जाते हैं, या तो आप शट डाउन डिसीजन ले, स्टोरी को खत्म करें, मुका दो, इनू खत्म कर, एंड दी स्टोरी। अच्छा, अगर हम शट डाउन डिसीजन पे जाते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ बिग बिग डिसीजन। सोचें, कुछ क्लासेस पहले तक हम मर्जर एक्विजिशंस की बात कर रहे थे, ये उसको एक्वायर कर ले, ये सिनर्जीज, फलानी सिनर्जीज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शट डाउन डिसीजन, बिग डिसीजन। अगर आप शट डाउन डिसीजन की बात करते हैं तो शट डाउन डिसीजन के बाद क्या करना है भाई? ये तो डिसीजन ले लिया ना, शट डाउन द बिजनेस, खत्म। तो बेटा फिर पता क्या करेंगे? पूरे बिजनेस के एसेट्स को बेचेंगे। और शट डाउन डिसीजन जब लिया जाता है और बिजनेस के एसेट्स को बेचा जाता है, तो लॉजिकली एक एक एसेट को अलग अलग करके बेचा जाता है। शट डाउन डिसीजन में लॉजिकली याद रखिएगा, बिजनेस की गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉर्मली वैलिड नहीं रहती। शट डाउन डिसीजन में याद रखिएगा, जब बिजनेस बिकते हैं उन्हें गुडविल के अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनकी गुडविल बाकी नहीं रहती। जो बिजनेस बंद होने के बाद सेल होते हैं, उन्हें गुडविल के अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता। इनफैक्ट उन बिजनेसेस को नॉर्मली जो उनके अपने एसेट्स होते हैं एसओएफपी में, सर उनके अगेंस्ट भी अच्छा अमाउंट नहीं मिलता। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट थोड़ा बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाए आपको, अदरवाइज सर इन्वेंट्री गई आपकी। योर कंपेटिटर विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। उनको पता है बिजनेस खत्म, इन्वेंट्री की जो वैल्यू कंपेटिटर कहेगा आप उसी में नॉर्मली बेच देंगे। यू वोंट बी एबल टू होल्ड द इन्वेंट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली जब इस चीज का डर हो कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट ना हो जाए, आउटडेटेड ना हो जाए। इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, शट डाउन के बाद जब बिजनेस बेचा जाता है, अरे यार आपको आपका डेटर, आपका कस्टमर भी
नॉर्मली पूरे पैसे नहीं देता। क्यों? सर उसको पता होता है बिजनेस खत्म। अब शायद आप में इतनी पावर भी नहीं है कि आप अपने कस्टमर से अपना पैसा ले सके। सीरियसली आपको अच्छा खासा डेटस में भी लॉस होता है, इन्वेंट्री में तो होना ही है, बाकी एसेट में भी नॉर्मली नुकसान चल रहा होता है। लेकिन चले, अब जब बिजनेस के हालात बुरे हैं, कोई एक काम तो करना है, या तो शट डाउन डिसीजन ले या बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करें। फिलहाल बात कर लेते हैं शट डाउन डिसीजन की। जैसे आपने शट डाउन डिसीजन लिया तो करेंगे क्या? इसका पहला स्टेप शट डाउन के बाद, भाई शट डाउन डिसीजन लेने के बाद बैठे थोड़ी रहेंगे। भाई एक बच्चे ने एसीसी में एडमिशन ले लिया, एएसए में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद खुद ब खुद थोड़ी एएफएम या बाकी पेपर पास हो जाता है। अभी एक स्टूडेंट माशाल्लाह एसबीआर में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 87 मार्क्स लाया, बिग ऑनर फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह। एएफएम में वर्ल्ड पोजीशन हम ले चुके हैं, एफएम में वर्ल्ड पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह, टैक्स में यार 99 मार्क्स है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अचीवमेंट्स भरी पड़ी हैं। पीएम में पोजीशन होल्डर है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, एफआर में हाईएस्ट 92 आज तक के मार्क्स है हमारे पास, एटीएक्स में तो लातादाद पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉइंट क्या हमारे पास? पॉइंट ये मेरे भाई, सिर्फ डिसीजन लेने के बाद बैठे तो ही रहेंगे, कुछ करेंगे भी तो सही। शट डाउन डिसीजन लिया, अब क्या करो? अब बेटा सारे एसेट्स को बेचो। जाहिर सी बात है सारे एसेट्स को बेचेंगे ताकि आपके पास क्या आ जाए? कैश आ जाए। तो बेटा टू सेल ऑल दी एसेट्स, टू सेल ऑल दी एसेट्स, बेचो भाई सारे एसेट्स। और नॉर्मली एसेट्स एनआरवी पे सेल होंगे, नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे सेल होंगे। तो बेटा पहला स्टेप है टू सेल ऑल दी एसेट्स, और ये बात हो चुकी है हमारी। जब बिजनेस क्लोज होने के बाद बिकते हैं ना, गुडविल के अगेंस्ट पैसा नहीं मिलता यार। यू वोंट बी गेटिंग एनीथिंग अगेंस्ट द गुडविल, नो दिस गुडविल, कोई गुडविल नहीं है भाई। बंद ही हो गया बिजनेस, गुडविल केड़ी, कोई गुडविल नहीं, खत्म। सारे एसेट बेच दिए। नॉर्मली एसेट किस पे सेल होंगे? एनआरबी पे। हमारे लिए मसला नहीं, हमें तो एग्जामिनर खुद बता देगा कितने पे सेल हो रहे हैं। मैं तो आपको एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। नॉर्मली लैंड एंड बिल्डिंग अगेंस्ट अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, इन्वेंटरी के अगेंस्ट आई डोंट थिंक सो यू विल गेट अ गुड अमाउंट। इवन मेरे भाई आपका जो रिसीवेबल होता है, लेट मी कैच माय कैलकुलेटर, चले आता हूं उसमें। इवन आपके रिसीवेबल आपको पूरे पैसे नहीं देते। चलिए जी, पैसे आ गए, सारे एसेट बेच दिए, क्या आ गया? जैसे ही सारे एसेट बेचेंगे यू विल गेट द कैश। सारे एसेट को सेल करके आपके पास कैश आ जाएगा अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, you will get the cash. That means after selling all the assets, company will have, company इन्नू की हो गया भाई, company will have cash for distribution। अबे सारे एसेट बेच दोगे तो कैश आ जाएगा, देखने के लिए नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब बात करते हैं लीगल ऑर्डर क्या होता है कैश डिस्ट्रीब्यूट करना लिक्विडेशन के केस में। सर किसी भी तरह से कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, यू हैव टू फॉलो द लीगल ऑर्डर, यू हैव टू। लीगल ऑर्डर क्या बताता हूं। सबसे पहले पेमेंट की जाती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, इंक्लूडिंग रिडेंडेंसी पेमेंट्स। ये क्या कहानी है बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो नंबर वन तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही इंक्लूड होता है रिडेंडेंसी पेमेंट। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे, एग्जामिनर खुद बता देगा, टेंशन ना ले। लेकिन रिडेंडेंसी पेमेंट को भी देख लें, मतलब आप वैसे जाएंगे तो आप कह सकते हैं रिडेंडेंसी पेमेंट का दूसरा नंबर। अदरवाइज तो हम कहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करो इंक्लूडिंग रिडेंडेंसी पेमेंट, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जहां हमें रिडेंडेंसी पे करना होता है उनके साथ भी हमारे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि यार अगर अल्लाह ना करे बिजनेस लिक्विडेट होता है तो टेंशन ना ले,
आपको इतना अमाउंट हम लाजमी पे करेंगे, दिस इज नॉर्मल अरेंजमेंट। सबसे पहले लॉजिकली टेक्निकली हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे, देन ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग रिडंडेंसी पेमेंट। अगर आप मजीद हायरार्की में जाएंगे यू कैन डू दैट, और आसानी के लिए ताकि आपको मसला ना हो, एक बच्चा ऐसा भी कर सकता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नंबर 1 यू कैन डू दैट, देयर इज नो हार्म। दूसरे नंबर पे रख लें भाई रिडंडेंसी पेमेंट्स। मेरा ख्याल से अब आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि यार ये अच्छा हो गया। देखो सिक्योर्ड तो नंबर 1 है ना यार। अच्छा तीसरे नंबर में ना ऑल अदर डेट्स आ जाते हैं। अच्छा व्हेन आई से ऑल अदर डेट्स इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट अनसिक्योर्ड। भाई सिक्योर्ड को तो सबसे पहले पे कर दिया ना, कैसे कैसे पता चलेगा कौन सा क्रेडिटर सिक्योर्ड है? अबे भाई एग्जामिनर लिख के देगा ना, रिडंडेंसी पेमेंट लिख के देगा भाई। सीक्वेंस पता होनी चाहिए आपको, लीगल ऑर्डर पता होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स सिंपली ऑल अदर क्रेडिटर्स कर देता हूं भाई, ऑल अदर। चौथे नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को चौथे नंबर पे पैसा मिलेगा। सबसे आखिर में बेचारा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आता है। और मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, आई एम सेइंग नॉर्मली जब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है कि हम उनको पे करें, नॉर्मली हमारे पास पैसे नहीं होते ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को देने के लिए। सवाल कि सर जब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है और नॉर्मली हमारे पास पैसे नहीं होते उनको पैसे देने के लिए, तो फिर हम उन्हें क्या देते हैं? हम उन्हें बेटा दुआएं देते हैं। हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने हम पे भरोसा किया, उसके लिए थैंक यू। अब आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको देने के लिए हमारे पास थैंक यू के अलावा कुछ और है नहीं। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पलट के पूछते हैं ऐसा आपने हमारे साथ क्यों किया? उसका जवाब भी ओडी देता है क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, आप शेयर होल्डर हैं, आप इस कंपनी के मालिक हैं, और नॉर्मली कंपनी के मालिक को कुछ नहीं मिलता। तो आप जा सकते हैं। दिस इज द लीगल ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द कैश इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। हाँ, किसी भी ऑर्डर में पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, यू हैव टू फॉलो द लीगल ऑर्डर। एग्जामिनर बेचारे तो बता देते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी फॉलो। बाज ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता ही नहीं है सवाल में, तो ऑटोमेटिकली रिडंडेंसी पेमेंट बिकम्स नंबर 1, बाकी 2 फिर इस तरह से चलता है। तो बेटा अगर आप शट डाउन डिसीजन लेंगे, सारे एसेट बेचेंगे, कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, इस लीगल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैश को, एंड नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर दे डोंट गेट एनीथिंग। दिस इज शट डाउन डिसीजन। अब बेटा हालात अच्छे नहीं है बिजनेस के, या तो शट डाउन डिसीजन लें, अगर वो नहीं लेते देयर इज अ सेकंड डिसीजन, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन डिसीजन। मैं भाई या तो बंद करो वरना खुद ही बंद हो जाएगा, अदरवाइज गो फॉर अ रिकंस्ट्रक्शन डिसीजन। आओ एक दफा फिर जान मारे, आओ एक दफा फिर एक अजम से एक अहद करें कि इस डूबते हुए बिजनेस को उठा के दिखाएंगे। लेट्स टर्न द टेबल। वो जो लोग इस बिजनेस में भरोसा खो बैठे, ट्रस्ट खो बैठे, आओ उनका ट्रस्ट रीगेन करें। लेट्स डू इट वंस अगेन। कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन काम का पॉइंट। जब हम किसी भी डूबते हुए बिजनेस को या जिसके हालात अच्छे नहीं है, जब हम उसमें कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में बेटा आपने सवाल में पूरे अच्छे तरीके से ये पढ़ना है कि फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू रेज द फाइनेंस। क्यों रिकंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती? रिकंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती जब तक आप पैसा नहीं लगाएंगे बिजनेस में। बिजनेसेस खुद ब खुद ठीक नहीं होते सर, जब तक आप उनको ठीक करें ना। रिकंस्ट्रक्शन में पैसा लगेगा। तो सबसे पहले जब रिकंस्ट्रक्शन होगी तो पूरे सवाल के अंदर आप ये चीज देखेंगे भाई, हाउ दे आर रेजिंग द फाइनेंस। देखना पड़ेगा कैश
रेस कहां से हो रहा है भाई? क्यों? इतना इट विल नॉट बी इजी टू रेज द कैश. व्हाई इट्स नॉट इजी टू रेज द कैश? वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज तो स्टॉक्स में लिस्टेड होती हैं, यस, लेकिन जिनके हालात अच्छे नहीं होते, जिनके हालात अच्छे नहीं होते, वो जब पैसा रेस करने जाते हैं ना, तो उन्हें माजरत के साथ 600 की स्पीड से चक्कर आता है. ऐसी कंपनी को नॉर्मली कोई लोन भी नहीं देता. ऐसी कंपनी में नॉर्मली लोग मजीद शेयर्स खरीदते नहीं है जिनके हालात अच्छे ना हो. क्यों? याद रखना, सबको पता होता है मार्केट में कि थिंग्स आर नॉट गुड इन दिस कंपनी. तो आपको भी बेटा पूरे सवाल में ये देखना पड़ेगा कंपनी कैश कहां से रेस कर रही है, हाउ दे आर कन्विंसिंग टू द स्टेक होल्डर्स. क्यों? सर हमें उसी पे तो कमेंट करने होंगे. क्या आप कह रहे हो इस स्टेक होल्डर से इतना पैसा आएगा, तो सवाल है कि आप कन्विंस कैसे करोगे? कुछ बताओ तो सही. कैश रेज देखना होगा भाई कि कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन में पूरे सवाल में मैं और आप ये देखेंगे पैसा कहां से आ रहा है. कैश रेज. जब तक कैश मजीद नहीं आएगा, रेज नहीं करोगे, बिजनेस में लगाओगे नहीं, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगी, बिजनेस चलेगा. दूसरा देखेंगे इन्वेस्टमेंट. अबे कैश रेज करने के बाद देखना थोड़ी है मेरे भाई कि देखते रहेंगे क्या. कैश रेज कहां से होगा पूरे सवाल में पढ़ो. कैश रेज करने के बाद वेयर वी आर इन्वेस्टिंग दैट कैश. कैश आ भी गया, आपको अगर यही नहीं पता हाउ टू यूटिलाइज द कैश, अगर आपको यही नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन किस बात की? कोई रिकंस्ट्रक्शन हुई नहीं है. तो जब बिजनेस के हालात अच्छे नहीं थे और आपने डिसाइड किया कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, तो पूरे सवाल में हम देखेंगे कैश कहां से रेस कर रही कंपनी. सेकंड हम ये भी देखेंगे वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट. फिर हम ऑब्वियसली ये भी देखेंगे उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स क्या, उस इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट क्या है. ओके, वी विल सी वन मोर थिंग. हम रिकंस्ट्रक्शन में बिजनेस की वैल्यू भी देखेंगे. पता तो चले रिकंस्ट्रक्शन के बाद बिजनेस की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई. मान लो मैं 100 मिलियन का कैश रेस करता हूं, उसको उठा के इन्वेस्ट करता हूं, और रिकंस्ट्रक्शन से पहले मान लो हमारे बिजनेस की वैल्यू 200 मिलियन. देखना पड़ेगा ना रिकंस्ट्रक्शन के बाद बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 300, 400, 500, 600 मिलियन कितनी है. अगर रिकंस्ट्रक्शन के बाद मुझे पता चले यार बिजनेस की वैल्यू तो उतनी है जितनी लिक्विडेशन में आ रही थी, तो भाई क्या जरूरत है ये सब झंझट पालने की, छोड़ दो इसको फिर. सो विल हैव टू सी रिकंस्ट्रक्शन में कैश कहां से रेज होगा, हाउ विल यू कन्विंस द स्टेक होल्डर्स, वेयर यू गोइंग टू इन्वेस्ट, उस इन्वेस्टमेंट का क्या इंपैक्ट होगा, फिर बिजनेस की वैल्यू क्या होगी, ये सब देखना पड़ेगा. अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वो बता देता हूँ बेटा. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि जिस तरह से कंपनी कहती है ना पैसा इस तरह से रेज होगा, इस स्टेक होल्डर से इतना पैसा लेंगे, इससे इतना लेंगे, उसमें ज्यादातर नजर नहीं आता कि हाउ विल यू कन्विंस दैम. अगर आपको पूरे सवाल में ऐसा लगे कि यार कंपनी डज नॉट हैव एनीथिंग टू कन्विंस द स्टेक होल्डर्स सो दैट कंपनी बिकम इन अ पोजीशन टू गेट द फाइनेंस फ्रॉम दीज स्टेक होल्डर्स, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप डिसीजन लिख कर आइएगा कि रिकंस्ट्रक्शन होगी नहीं. क्यों? आप उनको बताइएगा यार आपके आपके पास कोई कन्विंसिंग पावर ही नहीं है, आप पैसे नहीं रेस कर सकते. अगर आपको ऐसा लगता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, तो आप ये डिसीजन लाजमी लीजिएगा. बताइएगा रिकंस्ट्रक्शन होने वाली नहीं. तो वापस आते हैं कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक पे. व्हेन थिंग्स आर नॉट गुड इन द बिजनेस, देन हम कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. व्हेन बिजनेस इज इन हॉट वाटर, तो में से एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा यार. ये बहुत ही एक सीधी सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अरे एक बिजनेस के हालात अच्छे नहीं है, दो में से एक काम तो करो. ये तो उस तरह की बात है ना, एक पेशेंट बीमार है और सीरियस इल है. अरे सीरियसली बीमार है, दो में से एक काम तो करो. या तो अल्लाह वहां फिर कुछ नहीं करेंगे तो मर जाएगा, वो डिसीजन ले लो कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, लेट इट डाई, लेट हिम डाई, मर जाएगा, खत्म. या फिर क्या करो, इलाज कराओ प्रॉपरली. ऑफ कोर्स इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो बिजनेस में भी तो ऐसा ही है. बिजनेस के हालात अच्छे नहीं है, शट डाउन डिसीजन, स्टोरी खत्म. वरना रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन में याद रखिएगा पैसा कहां से आएगा देखा जाएगा, कहां इन्वेस्ट करोगे, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का, कैसे रिटर्न आएंगे, फिर बिजनेस वैल्यू को भी मालूम होना बहुत जरूरी है ताकि पता तो चले रिकंस्ट्रक्शन के बाद वेयर वी विल बी स्टैंडिंग. तो मेरे लिहाज से भाई आप सबको एक आइडिया एटलीस्ट हो जाना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन. अच्छा, बास पास पेपर में कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन के सवाल बिल्कुल अलग ही तरीके से आ रहे होते हैं. वो डिफरेंट प्रपोजल दे रहा होता है आपको
कि जी हम इतने नॉन करंट एसेट बेचेंगे, यहां से पैसा लाएंगे, यूं लगाएंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह के ज्यादातर सवालों में फिर आपसे एसओएफपी बनवा लेता है, ईपीएस की कैलकुलेशन आ जाती है। रिपोर्टिंग का टच भी इस टॉपिक में आपको मिलेगा। चलिए एक सवाल के थ्रू जरा बात करते हैं। इट्स एन ओल्ड क्वेश्चन बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आपको रिकंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा आइडिया देगा इंशाल्लाह। अच्छा ये इसका पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो करना क्या। लुक्स अ बिग क्वेश्चन। अच्छा एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा भाई, एएफएम का, कॉर्पोरेट फाइनेंस का। रिपोर्ट फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे तो अपेंडिक्स बना रहे होंगे, मसला कोई नहीं है। ऑफ कोर्स न्यू पैटर्न में पता है 10 नंबर के 10 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन के मार्क्स मिलते हैं, स्कैप्टिज्म के मार्क्स मिलते हैं, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन के मार्क्स मिलते हैं, कमर्शियल एक्यूमेन के मार्क्स मिलते हैं। और ये कम्युनिकेशन वाले, लेट मी गेट द कैलकुलेटर, कम्युनिकेशन वाले मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन 1 में मिलते हैं भाई। अच्छा ये देखें, एन एस्टिमेट ऑफ द रिटर्न द डेट होल्डर एंड शेयर होल्डर वुड रिसीव इन द इवेंट डॉरे कंपनी सीजेस ट्रेडिंग एंड इज क्लोज डाउन। डिसीजन 1 की बात हो रही। सो शट डाउन डिसीजन में कह रहा है ये बताओ डेट होल्डर्स को कितना मिलेगा, शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा। दैट इज शट डाउन डिसीजन। ओके, अब बाकी पॉइंट नंबर 2 क्या है, 3 क्या है, सब पे आते हैं, लेकिन लेट अस जस्ट फोकस एंड डिस्कस शट डाउन डिसीजन। अपेंडिक्स 1 फिर सवाल भी पढ़ेंगे भाई, टेंशन ना ले आप। अपेंडिक्स 1, बहादुरी किसकी, शट डाउन डिसीजन। अच्छा हमें इसके बारे में पता है, रिकॉल कीजिएगा शट डाउन डिसीजन में नंबर, पहला स्टेप था टू सेल ऑल दी एसेट्स। ऑब्वियसली एनआरवी पे सेल होंगे, या तो एग्जामिनर खुद बता देगा सारे एसेट सेल करके, या हम खुद बेच देंगे, वैल्यूज बताएगा, टेंशन ना। 1 मिनट के लिए सवाल पे आते हैं तो आपको आपको आइडिया। अभी मैं सिर्फ शट डाउन डिसीजन पर हूँ, फिर पूरा सवाल पढ़ेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। यहाँ पे सीज ट्रेडिंग एग्जामिनर ने किया हुआ है, जस्ट टू सेव दैट आई एम डूइंग दिस, estimated realizable values of assets not sold as a going concern। आप देखिए लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट आपको 60 मिल रहा है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट के अगेंस्ट ओनली 40 यू आर गेटिंग, इन्वेंट्री यू आर गेटिंग 90, रिसीवेबल यू आर गेटिंग 20। चेक करते हैं एग्जामिनर ने कितना रियलिस्टिकली, सिर्फ आपको समझाने के लिए वैल्यूज लिखी हैं। 1 मिनट के लिए अगर आप क्वेश्चन में देखें एसओएफ, अगर आप देखें लैंड एंड बिल्डिंग 70 का है, वो 60 कह रहा है, मेक सेंस। मशीनरी में शायद अच्छे पैसे बोल रहा है 50, यहाँ मशीनरी एग्जामिनर कितने में कह रहा है बिक रही है, देख लेते हैं। 40 में जा रही है, कम में ही जा रही है भाई। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ओ आप चेक करें, इन्वेंट्री 180 है और एग्जामिनर कह रहा है शटडाउन में बेचेंगे 90 की। लॉजिकल है, बात हुई थी शटडाउन के बाद जब चीजें बिकेंगी तो पीपल विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, यू वोंट बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स। रिसीवेबल में देख लें 40 कितने मिले यहाँ पे। दुनिया बड़ी जालिम है सर, मैं कहता हूँ यार 100% हमारे एग्जामिनर ने जो वैल्यूज लिखी हैं उसमें वो कॉन्सेप्ट नजर आता है जो मैंने आपको दिया था, कि जब हालात अच्छे नहीं होते और शट डाउन के बाद चीजें बेचते हैं, एक तो नेट रिलायजेबल वैल्यूज पे सेल होती है, मैंने कहा था अच्छे पैसे नहीं मिलते, शायद लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट थोड़े अच्छे पैसे मिले, बाकी तो आपके सामने ही। इन सबको ऐड कर दे, एग्जामिनर ने हमारे लिए काम आसान कर लिया। 60 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 20, दिस इज कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 210। पहले से मुझे लगता नहीं इन बेचारों के पास कुछ होगा, क्योंकि इनके हालात अच्छे होते तो ऐसा होता ही नहीं। करेंट एसेट में देख लें, बेचारों के पास कैश नहीं। अगर सर होता तो बेटा अगर होता तो ये जो 210 मिलियन का टोटल आया इसमें हम उस कैश को भी ऐड कर देते। तो फिलहाल तो हम एग्जामिनर को बता देते हैं कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज 210। कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज 210 मिलियन है जी हमारे पास। कंपनी के पास शटडाउन के केस में 210 मिलियन अवेलेबल है। अब इसको जब
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लीगल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं थोड़ी सी आपके लिए आसानी कर देता हूँ, फिर पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा, टेंशन ना लें। लीगल ऑर्डर अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आई डिड मेंशन कि सबसे पहले आप सिक्योर्ड डेट होल्डर्स को पे करते हो, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करते हो, देन आप रिडेंडेंसी पेमेंट्स करते हैं, तीसरे नंबर पे बाकी सारे क्रेडिटर्स आ जाते हैं, चौथे नंबर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर आता है अगर है तो, आखिरी नंबर पे बेचारा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आता है, जिसको देने के लिए नॉर्मली हमारे पास शायद दुआएं होती हैं और कुछ भी नहीं होता। यहां सिर्फ एक चीज देखें, रिडेंडेंसी पेमेंट अदर कॉस्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली 54 मिलियन इफ द होल ऑफ द कंपनी इज क्लोज। पूरी कंपनी खत्म करेंगे, 54 मिलियन की रिडेंडेंसी पेमेंट है। एसओएफपी में है, मुझे कुछ बताना है आपको, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू सेव द टाइम। आप एसओएफपी में देखें 7% अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं, अदर अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। ऑलरेडी कंपनी के पास कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं है। लीगल ऑर्डर क्या है? कैश डिस्ट्रीब्यूट करने का इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करें। मेरे भाई इस सवाल में सिक्योर्ड क्रेडिटर है ही नहीं, ऑब्वियसली द नंबर वन बिकम्स रिडेंडेंसी पेमेंट। दूसरे नंबर पे बाकी सारे क्रेडिटर्स आएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स एंड देन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। आ जाए भाई, सबसे पहले पे करते हैं रिडेंडेंसी पेमेंट which is 54 million mentioned in the question. Redundancy payment 210 में से 210 में से भाई 210 में से अगर आप 54 माइनस करें यू आर गेटिंग 156। जब बाकी लोगों को देने के लिए वहां बस से 156। अब चेक करते हैं अदर क्रेडिटर्स का टोटल। मुझे एसएफपी में कहीं भी प्रेफरेंस शेयर्स नजर नहीं आ रहे, जो कि नॉर्मली होते भी नहीं, ज्यादातर सवालों में नॉट सीन। होगा तो जाहिर सी बात है, हमें पता है अदर क्रेडिटर्स के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नंबर है। नॉन करंट लायबिलिटीज का 150 है, जो कि सारी की सारी अनसिक्योर्ड है। करंट लायबिलिटीज 130 है, ये भी अनसिक्योर्ड है। 150 प्लस 130 बिकम्स 280। आपके अदर क्रेडिटर्स 280 हैं। अच्छा, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अदर क्रेडिटर्स को दे सकें। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कहां से क्या देंगे भाई, कुछ भी नहीं है हमारे पास। डोरेक कंपनी कह रहा है वी हैव नथिंग, तो हम उसको बता देंगे भाई नॉन करंट लायबिलिटीज। आप प्लीज पूरा लिखिएगा, चलिए लिख देते। नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज का जो टोटल है इट इज 280। हमारे पास 156 मिलियन है और सर नॉन करंट करंट लायबिलिटीज का टोटल ही 280 है। सर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भाई सबर, भाई इतनी जज्बात में क्यों आ रहा है, फेफड़े बाहर आ जाएंगे पागल आदमी। सबर कर सर, लेकिन अबे भाई रुक जा यार, तेरे पैसे लगे हैं जो इतना मसला हो रहा है तेरे को। चल लेकिन अबे सबर भाई, 156 पड़ा है ना, हाँ देने कितने, 280। आ जाओ, 156 को 280 से डिवाइड करो, पता लग जाएगा कितना दे सकते हैं भाई। $0.557 पर डॉलर वन। हर $1 की लाइबिलिटी के अगेंस्ट डॉलर विल बी एबल टू पे ओनली 0.557। इट मींस अदर creditors will get $0.557 against each $1। हर $1 के अगेंस्ट आपको 0.557 मिलेगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ मेजोरिटी हाउ डू, पैसे खत्म हो गए सर, सॉरी वी डोंट हैव एनी अदर कैश। रिडेंडेंसी पेमेंट की, फिर इन बेचारों को पे किया, इनको भी पूरे नहीं दे सके। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ स्टूडेंट दे लूज वन इजी मार्क। कैसे?
सवाल के अकॉर्डिंगली बात हो रही है। सवाल में पहले नंबर पर रिडेंडेंसी लॉजिकल है, अदर क्रेडिटर्स आगे। तीसरे नंबर पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं क्योंकि प्रेफरेंस है ही नहीं सवाल। आप एग्जाम में लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स विल गेट, क्वेश्चन इनको क्या मिलेगा अभी पता लग जाएगा बेटा, विल गेट नील। आज मैं आपको अच्छी बात बताऊं, नील लिखने का एक मार्क है। नया सीख रहे हैं कुछ, यार नील लिखने पे भी एक नंबर मिलता है। यस, जब आप लिखेंगे ना एग्जाम में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स विल गेट नील, एग्जामिनर आपको सैल्यूट करेगा, मार्कर। मैं कहा यार जबरदस्त। इस स्टूडेंट को, कैंडिडेट को बहुत तमीज से पता है कि लिक्विडेशन के केस में किस सीक्वेंस में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और वो सीक्वेंस आपने अंधे अनिवार्य लिखनी है, अल्लाह माफ करे, ना हेयर ना देयर, बस जस्ट राइट इट डाउन, नो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देयर इज नो नीड टू मेंशन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, है ही नहीं तो क्या करें भाई। ऑब्वियसली रिडंडेंसी पेमेंट बिकम्स नंबर वन। प्रोफेशनल कैपिटलिज्म के मार्क्स चाहिए तो आप लिख सकते हैं, आप यूं लिख सकते हैं कि नॉर्मली companies they do have secured creditors and surprisingly Doric does not have it. You can write like this, लेकिन ना राइट लिखें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि कुछ बेहतर है ना लिखें। अच्छा जी, आपने सेट डाउन डिसीजन कर लिया, अब बेटा सवाल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सारा सवाल इस तरह से नहीं होगा। बस यहाँ पे काम की चीज क्या थी, आपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को भी लिखना है टू गेट वन मार्क, वरना बैठे रहो। एन एस्टिमेट ऑफ द इनकम पोजीशन, इनकम पोजीशन मींस नॉर्मली हम पीएनएल बना रहे होते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ डोरेक कंपनी यानी कि बिजनेस वैल्यू की बात हो रही। इन द इवेंट द रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल इज सिलेक्टेड, अजम्पशन ले तो बता दो 8 मार्क्स। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में वो कह रहे हैं इनकम पोजीशन बता दें, बिजनेस की वैल्यू बता दें, लेकिन अब बात किसकी हो रही है? रिकंस्ट्रक्शन डिसीजन। मैंने आपसे कहा था दो में से एक काम करना पड़ेगा। When business is in hot water, या तो शट डाउन डिसीजन या फिर रिकंस्ट्रक्शन। सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन में कहां से पैसा आएगा, कहां इन्वेस्ट करेंगे, फिर बिजनेस की वैल्यू क्या होगी। लेट्स सी, अब सवाल पढ़ना पड़ेगा मादरत के साथ। अगली रिक्वायरमेंट्स भी देख लेंगे इंशाल्लाह, पहले इसको तो देखें। डोरे कंपनी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड है तो पी नोट तो होगा। ओके, हैज टू मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, पार्ट्स एंड फ्रिजेस, तो पार्ट्स भी बनाता है, फ्रिजेस भी बनाता है। It has been manufacturing parts for domestic refrigeration and air conditioning system for a number of years, okay, which it sells to producer of fridges and air conditioners worldwide. It also sells around 30% of the parts it manufactures to its fridge production division. बेटा 30% इंटरनल सेल है पार्ट्स की। यानी कि लॉजिकली पार्ट्स की एक्सटर्नल सेल्स 70% है। इसका एक और मतलब ये, कल को बेटा अगर फ्रिज डिवीजन को कुछ हुआ ना, अगर कल को फ्रिज डिवीजन को कुछ हुआ तो पार्ट डिवीजन की 30% सेल भी जाएगी। फ्रिज कहते हैं हम तो जाएंगे, लेकिन पार्ट डिवीजन का भी कोई पार्ट लेके ही जाएंगे। क्या बात है, क्या बात। अच्छा ये आगे चले। इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट्स ओन ब्रांड ऑफ फ्रिजेस फ्यू इयर्स अगो आफ्टर अ लिमिटेड इनिशियल सक्सेस। Competition in the fridge market became very tough. Revenue and profits have been declining. Without further investment, there are currently few growth prospects in either parts or fridge division. सब पता लग गया हालात खराब है। वो कह रहा है भाई कंपटीशन बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है भाई, कंपटीशन बढ़ गया है। अगर मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं की, न पार्ट डिवीजन बचेगा न फ्रिज डिवीजन बचेगा। हाँ था, रिकंस्ट्रक्शन आएगी तो हालात अच्छे नहीं है। Downing company borrowed heavily to finance the development and launch of its fridges, has now reached the maximum OD limit. अब इन्हें कोई लोन नहीं देगा,
कह रहे हैं जी हमने ओडी की भी फुल लिमिट पे पहुंच गए. The market have taken a pessimistic view of the company and its share price has declined to 50 cents per share from a high. Whoa. 2.83 per share around 3 years ago. जिस कंपनी की शेयर प्राइस 3 साल पहले तक 2.83 थी, आज उसकी शेयर प्राइस सिर्फ $0.5. मार्केट कह रही है आपने फ्रिज में पैसे लगा के चंगा नहीं किया. You did not make a good decision to invest in fridge divisions. Market has taken a pessimistic view. And it can be reflected, it can be seen in the share price, such a massive decline in the share price, which Doric might not have predicted, but they are facing. ऐसा तो होता है. जब मार्केट पेसिमिस्टिक व्यू लेगी कंपनी के बारे में तो फिर ये तो होगा भाई. एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ चुकी, एसओएफपी आ रही है भाई. आगे चलो, ये आ रहा है भाई, इनकम फॉर द पार्ट डिवीजन का रेवेन्यू, फ्रिज का रेवेन्यू, कॉस्ट प्रायर टू डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेमेंट एंड टैक्स. टैक्स अलावा डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स जीरो है. लॉस आ रहा है 14 का. मैंने कहा था हालात अच्छे नहीं. आगे चलो. A survey from refrigeration and air conditioning parts market has indicated there is a potential for Doric company to manufacture parts for mobile refrigeration units used in cargo planes and containers. If this venture goes ahead, then part division before tax profit are expected to grow 5% per year. अगर ऐसा हुआ तो पार्ट डिवीजन का प्रॉफिट 5% से बढ़ेगा. द प्रपोज वेंचर वुड नीड एन इनिशियल, लेकिन बेटा इसके लिए आपको 50 मिलियन की वन ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. Suggested proposal, the BOD has arranged for a meeting, discuss how to proceed and is considering each of the following proposal. एक तो है to cease trading, ये हम कर चुके हैं. Shut down decision we have done. अभी तुम कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन पे, यानी कि पहला वाला प्रपोजल 1 था. To undertake corporate reconstruction restructuring in order to reduce the level of debt, ये काम चेक कर लें. रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, डेट कम करते हैं. Obtain the additional capital investment required to continue. अगर अच्छे से बने हो, कह रहे हैं यार एक काम करो, रिकंस्ट्रक्शन करो, डेट कम करो, मजीद पैसा लो ताकि बिजनेस चल सके. थर्ड को फिलहाल छोड़ दें, अभी तो हम कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में. अब असल गेम आ रहा है. मैंने आप सबसे एक चीज कही थी, जब हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे, वी हैव टू रेज द फंड. डूबता हुआ बिजनेस के हालात अच्छे नहीं है, पैसा डालना पड़ेगा ना. मरीज मर रहे, इलाज तो कराना पड़ेगा ना. खुद ब खुद थोड़ी ठीक होगा, खुद ब खुद थोड़ी ठीक होगा. वो तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफी करे सबको भाई. वो तो बहुत ही बेरहम किस्म की माजरत के साथ फैमिलीज होती हैं जिनके बुजुर्ग अल्लाह माफ करे बीमार होते हैं और उनके बच्चे उन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं. अल्लाह माफ करे. वो बच्चे ये कह रहे होते हैं यार हमारे पेरेंट्स या हमारे बुजुर्ग अल्लाह माफ करे ड्रामे कर रहे हैं बीमार हो. अस्तगफिरुल्लाह. तो जो इस तरह की सोच रखते हैं अपने बड़ों के बारे में, तो दुनिया में चित्र खाते ही खाते हैं. एंड में बड़ा लंबा उनका चित्रोल सेशन होता है. नॉर्मल चित्रोल सेशन नहीं होता, सॉरी, लंबा चित्रोल सेशन होता है, बहुत ही लंबा. फिर वहां ऊपर जाके रोना धोना, गलती होगी, मुझे नहीं करना चाहिए था अपने बुजुर्गों के साथ. फिर ड्रामेबाजी थोड़ी चलनी है. वन टाइम मूवी है मेरे भाई, बार बार की कहानी, वन टाइम. किसने मशवरा दिया था अपने बुजुर्गों के बारे में नेगेटिव सोच रखने का? आए अब छितर इंजॉय करें. तो ये कुछ बदबख्त किस्म के बच्चे होते हैं, अल्लाह माफ करे, जो फ्री फंड में अपनी दुनिया भी खराब करते हैं, आखिरत भी खराब करते हैं, सिर्फ उल्टी सीधी नेगेटिव सोच रखते हैं. या फिर इससे टॉपिक से हट रहे, मादर के बाद 12 हुआ, या फिर अल्लाह माफ करे अपने पेरेंट्स की नाफरमानी करके. बस शौक, मुझे लगता है कुछ लोगों को शौक होता है कि यार नहीं यार हमारा चित्रोल सेशन होना चाहिए, हमारी कुट टाइट लगनी चाहिए, हम जाएं तो ऊपर ऐसा हमें लगे ना कुट के, हमें पता लग जाएगा यार ऊपर वालों ने मारा. अल्लाह माफ. वो मेरे भाई अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको बचाए. पुलिस वालों की मार नहीं खाने होती, वहां मुनकर नकीर की कौन खाएगा.
वो तो एक अलग ही अल्लाह माफ करे फिर लेवल है कुट का। एक ने मारना है वो कहेगा भाई मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, दूसरा कहेगा नजर आ रहा है सुनाई नहीं दे रही तेरी चीख। ओए होए अल्लाह बचाया भाई, इंसान के बच्चे बन जाओ बता रहा हूँ, बिफोर इट इज टू लेट। तो दिल से इज्जत करो बुजुर्गों की, वरना चित्रुल सेशन इज देयर। चॉइस आपकी है भाई, जो भी करना है। अगर आपको लगता है आप टार्जन है, आप ऊपर वालों की मार खा लेंगे, तो फिर आपकी मर्जी है। मतलब टार्जन भी जाके रो रहा होगा हमें कहाँ फंसी। चलिए टॉपिक साइड के मादरत के साथ वापस आ जाएं, क्योंकि ये तो भाई इसलिए बता रहे होते हैं क्योंकि आई सीन पीपल अपने ही पेरेंट्स के लोग खिलाफ चले जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं क्या फायदा होता है। चलिए बेटा इस पे आ जाएं। तो हालात अच्छे नहीं है बिजनेस के भाई, पैसा रेस करना पड़ेगा, देखते हैं पैसा कैसे आएगा, फिर ये भी देखेंगे उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन, द एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर विल बी कैंसल। वाह वाह वाह। वो कह रहे हैं हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे और हम कहेंगे सर आपके लिए गुड न्यूज है, द गुड न्यूज इज आपकी इक्विटी कैंसल। समझ रहे हैं आप? And will be issued 40 million new $1 ordinary shares in exchange for a cash payment at par. पता नहीं कैसे कन्विंस करोगे। मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कह रहे हो, सबसे पहले ये कहेंगे भाई आपकी जो इस वक्त बिजनेस में इक्विटी है वो कैंसिल, खत्म, जाना मत, मजीद $40 मिलियन की इक्विटी खरीदिएगा, पहले वाली खत्म होगी, नई इक्विटी ले लो बिजनेस में। पता नहीं कैसे कन्विंस करेंगे बट चले। कैश आ जाएगा 40 मिलियन का, अभी तो कैश रेस पे ध्यान दो ना कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन में। The existing unsecured bondholder will be cancelled and replaced with 270 million $1 ordinary shares. लो दोस्तों, unsecured bonds आओ भाई। अनसिक्योर्ड बॉन्ड 120 का है, आप अनसिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स को कह रहे हैं आपका लोन खत्म, कैंसिल, लेकिन आप कह रहे हैं हम आपको 270 मिलियन शेयर्स देंगे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब एक डेट होल्डर को उठा के आप इक्विटी होल्डर बना रहे हो। ओके, द बॉन्ड होल्डर विल बी कंट्रीब्यूट 90 मिलियन इन कैश। बात खत्म नहीं हुई। सबसे पहले हम डेट होल्डर को बोलेंगे भाई आपका डेट हो गया कैंसिल, हम आपको 270 मिलियन शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन बात खत्म नहीं हुई, आप उनको कह रहे हैं मजीद कैश आपको 90 मिलियन कंपनी को देना पड़ेगा। सवाल ये है भाई कैसे कन्विंस करोगे, एक डेट होल्डर को उठा के इक्विटी होल्डर बना दिया, फिर उसको 90 मिलियन कैश मजीद दे रहे हैं आप। लेट्स सी, all the share will be listed and traded. The bank OD will be converted into a secure 10-year loan with a fixed annual interest rate 7%. ओडी जो कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, ओडी जो कि डिमांड पे रीपेबल है। लॉजिकली होता है कि अगर आपने ओडी इस्तेमाल किया और आपके बैंक में पैसा गिरेगा, अकाउंट में पैसा गिरेगा, ओडी का पैसा बैंक वाले काट लेंगे। आपने कहा लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होगा। आपने कहा अगर हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम ओडी को एक फिक्स रेटेड 10 साल के लोन में कन्वर्ट करेंगे और उस पर इंटरेस्ट देंगे 7%। मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि एक बैंक वाला आपकी बात क्यों मानेगा, जिसे ओडी ऑन डिमांड मिल सके, जिसे सिर्फ देखना है कब पैसे अकाउंट में गिरेंगे अपना पैसा ले लेगा, कैसे आपकी इस बात में आ सकता है। खैर पैसा कोई रेज नहीं हो रहा, करंट लायबिलिटी उठ के नॉन करंट लायबिलिटी बन रही और रेट क्या हो जाएगा 7%। अदर अनसिक्योर्ड लोन विल बी रीपेड, बाकी जो है उनको हम रीपे कर देंगे विच इज आई बिलीव 30 मिलियन। ये हम पे कर देंगे, 30 की पेमेंट हो जाएगी। ओके okay. In addition to this, the director of a restructuring company will get 4 million $1 share option for an exercise price 1/1, which will be exercised expire in 4 years। सर शेयर ऑप्शन दे रहे, ये लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा,
The director of the reconstruction company will get $4 million $1 option for an exercise price 1.1 which will be expired. So शेयर ऑप्शन देंगे, एक्सरसाइज प्राइस ये होगी, 4 साल का एक्सपायरी होगा, सेस पॉइंट का कुछ भी लेना देना। उन्होंने कौन सा भी एक्सरसाइज, अभी कोई पैसा नहीं आ रहा है इससे। शेयर ऑप्शन से वी आर नॉट गेटिंग एनी कैश राइट नाउ। ओके, an additional one of capital investment 80 million in the machinery and equipment is necessary to increase the sales revenue for both division by 7% with no change to the cost. क्या बात है, यहां प्रोफेशनल कैपिटलिज्म के मार्क्स ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सरप्राइजिंगली द रेवेन्यू विल इंक्रीज for both the division by 7% but there's no rise in the cost, something which is capitalism यहाँ पे आ सकता है। After the one of 7% growth, sale will continue at this level. Okay. It is expected that Dore company cost of capital rate will reduce by 550 basis, means 5.5% basis. Following the reconstruction के बाद भाई आपका cost of capital 5.5 से कम हो जाएगा। मैनेजमेंट बायआउट क्या होता है देख लेंगे, फिलहाल छोड़ें। अदर इंफॉर्मेशन पे redundancy and other costs will be approximately 54 million if the whole company is closed and pro rata for individual division that are closed. पूरा बिजनेस बेचेंगे तो 54 मिलियन की पेमेंट होगी redundancy। आप पार्शियली बिजनेस बेचेंगे, जितने परसेंट बिजनेस सेल होगा उतने परसेंट आपको redundancy पेमेंट करनी पड़ेगी। बट फिलहाल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। These costs have priority for payment before other liabilities in case of the business closure. उसने खुद बता दिया। टैक्सेशन इफेक्ट्स रिलेटिंग टू दिस को आप रिडेंडेंसी को लेकर टैक्सेशन को इग्नोर कर दें। कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट 20%, लॉसेस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर टैक्स पर्पसेस, अज्यूम टैक्स इज पेबल इन द ईयर। लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड का मतलब है अगर लॉस आ रहा है तो टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके टैक्स सेविंग बता दो। अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है तो फिर हम फ्यूचर के प्रॉफिट में से सेट ऑफ करते हैं, लेकिन हम यहाँ कह रहे नहीं यार लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इसका मतलब अगर इफ देयर इज अ लॉस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट यू विल हैव द सेविंग। All the non-current assets, including land building, are eligible for tax allowable depreciation 15% annually on the book value. SOFP में जो भी वैल्यू आ रही है उसका 15% tax depreciation. The annual reinvestment needed to keep operation at their current level is roughly equivalent to the tax allowable depreciation. वो जो हम फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं और उसमें हम टैक्स डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? टैक्स डेप्रिसिएशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बराबर है। The 50 million investment in the mobile refrigeration business is not eligible. 50 मिलियन की जो रेफ्रिजरेशन में इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर कोई टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। बेटा इस वक्त कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, लेकिन कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में वो कह रहे हैं आपका वैक 5.5 से कम हो जाएगा। इसका मतलब रिकंस्ट्रक्शन में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6.5% हो जाएगा। ओके, अपेंडिक्स 2 जिसमें हम प्रपोजल 2 पे काम कर रहे हैं, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन। बेटा रिकंस्ट्रक्शन में सबसे पहले देखेंगे कैश कैसे आएगा। कैश रेज to issue equity, to issue 40 million shares है भाई, 40 million shares at $1, 40 million आ गया। Debt holders will contribute 90। तो बेटा रिकंस्ट्रक्शन में आप 130 मिलियन रेस कर पाएंगे, कहीं पे पैसा इस्तेमाल भी तो होगा। एक तो आपको 80 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी मशीनरी से मशीनरी में, ताकि दोनों डिविजन्स का रेवेन्यू 7% से बढ़ सके। इसके अलावा जो अदर क्रेडिटर्स हैं 7% के अलावा वाले 30 मिलियन के, उनकी पेमेंट भी होगी, ऐसा लिखा हुआ।
अदर अनसिक्योर्ड लोन 30 मिलियन की हम पेमेंट करेंगे। चलो भाई आ जाओ। कैश यूटिलाइज कैसे होगा? कैश रेज होगा 130 मिलियन आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। दिस विल बी कैश रेज विल बी 130। ओके, अब क्या करना है? अब ये बताना है भाई इस 130 को यूटिलाइज कैसे करें। ओके, कैश विल बी यूज टू बाय मशीनरी फॉर $80 million and to pay 30 million to other unsecured creditors। अब सुनना, हमारे पास 130 मिलियन का कैश होगा, 80 इन्वेस्ट कर दिया, 30 पे कर दिया, तो बचा कितना? 20। ये दोनों काम करने के बाद आपके पास जो कैश बचेगा ना वो बचेगा 20। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे प्लीज टू सेव द टाइम, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एसओएफपी कैसे बनेगी। नॉर्मली इस तरह के सवालों के आंसर में एसओएफपी भी बनानी होती है और वो टाइप भी होनी चाहिए। आप प्रॉपर एसओएफपी बनाएंगे भाई, हाउ आई एम मेकिंग वो चेक कर ले। टू सेव द टाइम आई एम डूइंग दिस। आपके इस वक्त जो नॉन करंट एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग 70, मशीनरी इक्विपमेंट 50, ये सब अपनी जगह पे रहेगा। इसमें ऐड कर देंगे एक नई मशीनरी 80 मिलियन, यानी कि मजीद 80 ऐड हो जाएगा। ये 80 कौन सा आ रहा है? जो न्यू 80 मिलियन की मशीनरी आ रही है। तो आपके नॉन करंट एसेट हो जाएंगे 200 मिलियन। ऑलरेडी 120 के नॉन करंट एसेट है, रिकंस्ट्रक्शन में 80 मिलियन की एक नई मशीनरी आएगी, तो मेरे भाई आपके नॉन करंट एसेट कितने हो जाएंगे? 200 मिलियन। ओके, ऑलरेडी इन्वेंट्री 180 है, इट विल रिमेन 180, रिसीवेबल 40 है। अब आपके पास 20 का कैश आ जाएगा। आप चेक कर लें, हमने टोटल जो कैश रेस किया था, वी रेस 40 एंड 90, इट बिकम्स 130। वी इन्वेस्टेड 80 इन द मशीनरी, वी पेड 30 टू द अनसिक्योर्ड अदर क्रेडिटर्स, फिर भी 20 मिलियन बच गया। इसका मतलब है इसमें अगर मैं 20 ऐड करूं तो आपके करेंट एसेट का टोटल होता है 240, नॉन करेंट का टोटल होगा 200, करेंट एसेट का टोटल होगा 240, टोटल एसेट आ जाएंगे 440 मिलियन। एसेट साइड तो बन गई भाई। आप लेकिन प्लीज प्रॉपर एसओएफपी बनाएं। लेकिन आपके पास अब जाहिर सी बात है स्प्रेडशीट है, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, पूरा सवाल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट तो आपको वैसे ही मिल गया, जो वैल्यू जहां ऐड करनी है उसमें ऐड करके लिख दो। चीजें तो आसान है हमारे पास भी अलहमदिल्ला, स्प्रेडशीट की वजह से, न्यू पैटर्न की वजह से। तो इस वक्त आपके टोटल एसेट आ चुके हैं 440 मिलियन। ओके, आगे चलते हैं। अब ये पूरा 60 मिलियन चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई? बेटा क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में ये लिखा था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे और उनको कहेंगे आपकी एग्जिस्टिंग इक्विटी कैंसिल। बेटा जब इक्विटी कैंसिल होगी तो पूरी इक्विटी कैंसिल होगा, पूरा 60 मिलियन गया। बाज बच्चे इसमें इस चीज में परेशान हो रहे थे कि सर खाली शेयर कैपिटल गया, रिजर्व अल्लाह माफ करे किसके थे? वो भी तो शेयर होल्डर्स के थे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। पूरी 60 की इक्विटी चली जाएगी। फिर क्या है इक्विटी में बता दो, 40 मिलियन नए शेयर इशू हो रहे हैं। नए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 40 मिलियन नए शेयर इशू कर रहे हैं। पार वैल्यू 1 है तो 40 मिलियन तो ये आ गया, प्लस 7% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 270 मिलियन के शेयर इशू हो रहे हैं, पार वैल्यू अगेन 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि 1 पे इशू कर रहे हैं। अब वो आप क्या कर सकते हैं बता सकते, मतलब इतनी लवाजमात की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पार वैल्यू तो 40 सेंट्स आ रही है, हम इशू कर रहे हैं शेयर $1 पे। अब या तो आप 40 सेंट के से शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करें, ओवर एंड अबव से शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड करें, या पूरे अमाउंट को इक्विटी कह दें। क्या कहना चाह रहा हूँ, सवाल पे आओ।
देखिए हम 40 मिलियन शेयर इशू कर रहे हैं $1 पे। कह रहे हैं दी एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर विल बी कैंसिल, ऑर्डिनरी शेयर विल बी इशूड $1, ऑर्डिनरी शेयर इन एक्सचेंज फॉर अ कैश पेमेंट एट पार। तो बात खत्म होगी सर। अब इनकी पार वैल्यू $1 हो जाएगी। अब इनकी पार वैल्यू 0.4 नहीं रहेगी। वो कह रहे हैं ना ऑर्डिनरी शेयर इन एक्सचेंज फॉर अ कैश पेमेंट एट पार, द पार वैल्यू बिकम्स $1। अच्छा जी, 40 मिलियन इससे शेयर कैपिटल बढ़ेगा, 270 से शेयर कैपिटल बढ़ेगा, ये भी $1 ऑर्डिनरी शेयर पे शो हो रहा है। और नाउ द पार वैल्यू इज नॉट 0.4, इट इज $1। सुनना, और मैं आपको हल्का सा डेबिट और क्रेडिट बताने की कोशिश करूं। हमारी एग्जिस्टिंग इक्विटी कैंसिल हो रही है, यानी कि डेबिट हो रही है, खत्म। खत्म हो गई ना इक्विटी तो यार। 60 मिलियन की इक्विटी डेबिट हो गया, खत्म हो गई। शेयर कैपिटल कर दें भाई, 40 + 70, 310 मिलियन से आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्विटी का टोटल। ओके, कैश जो हम रेज कर रहे हैं, वी आर रेजिंग 40 + 90, 130 मिलियन। कैश जो हम रेज कर रहे हैं, वी आर रेजिंग 40 + 90, 130। हम नई मशीन परचेज कर रहे हैं 80 की, न्यू मशीनरी, डेबिट। पेमेंट भी तो करोगे ना, मशीनरी के अगेंस्ट 80 पे करूंगा। अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 30 पे कर रहे हैं, अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 30 पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 30 से डेबिट होंगे। 80 मिलियन का कैश जाएगा मशीनरी की वजह से, और 30 मिलियन का कैश जाएगा जो हम अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। इट बिकम्स 110। इस वक्त क्रेडिट साइड का टोटल अगर आप देखें तो मेरे पास 420 आ रहा है। डेबिट का टोटल भी चेक कर लेते हैं, अगर एंट्री बैलेंस नहीं होगी तो मैं ढूंढेंगे क्यों बैलेंस नहीं है। 60 + 130 + 80 + 30, आई एम गेटिंग 300। डेबिट का टोटल आ रहा है 300। अब आओ, 7% अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं 120 के। हमारे जो 7% अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं 120 मिलियन के, इनको हमने कैंसिल किया था, और इनको हमने 270 मिलियन के दिए थे, शेयर्स दिए थे। इनको कैंसिल किया तो 120 डेबिट होगा। मेरे लिहाज से एंट्री आपकी अब हर लिहाज से बैलेंस हो जाती 7% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 120। अब आप चेक कर लें, हर लिहाज से आपकी एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस है। आपका डेबिट साइड का टोटल 420, क्रेडिट साइड का भी टोटल 420। तो यहाँ एंट्री बनानी नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बताया। अब एसओएफ भी बड़े आराम से बन जाएगी। आ जाओ भाई। तो मैंने आपसे कहा था भाई इक्विटी 60 वाली कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी जगह 310 मिलियन आ जाएगा। टोटल 310 लिखेंगे शेयर कैपिटल, बस, कोई रिजर्व वगैरह कुछ भी। अनसिक्योर्ड चला गया, ये भी चला गया, ये कैंसिल। ओडी करंट लायबिलिटी से उठ के नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। ओडी है 60, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में 7% ओडी आ जाएगा 60 का। करंट लायबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ पेबल बचेगा 70 का। चेक करो टोटल, इक्विटी का टोटल 310 है। नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही लायबिलिटी होगी, विच इज ओडी, जो कि करंट से उठ के नॉन करंट में आ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट होगा 7%। 310 में 60 ऐड करें, करंट लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल होगा 70 का। तो आप चेक कर लें आपकी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह 440 मिलियन आ रहा है, और टोटल एसेट भी आपके 440। एसओएफपी हर लिहाज से टाई है भाई। इसके आंसर में एसओएफपी जरूर बनाइएगा, खुश हो जाएगा एकदम। खैर आगे चलते हैं।
असल गेम, उसने हमसे इनकम पोजीशन पूछी थी तो हमें पीएनएल भी बनाना पड़ेगा, और उसने हमसे बिजनेस वैल्यू पूछी थी तो हमें बिजनेस की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। बिजनेस वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द इनकम पोजीशन। करना क्या है, असल में हमने 80 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिससे दोनों डिविजन्स का रेवेन्यू 7% बढ़ेगा। तो ले लेते हैं सेल्स। अच्छा ये लिख लेते हैं, पार्ट डिवीजन का रेवेन्यू 170 है, फ्रिज डिवीजन का रेवेन्यू 340 है। देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट ले लेते हैं, फॉर द ईयर एंडेड कर दीजिएगा भाई, आप ताकि मसला ना हो। ये लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि होगा क्या, बल्कि यूं करें ना, इनकम स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बात होगी ना लॉजिकली, कि इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा। ओके, सेल्स पार्ट डिवीजन, पार्ट्स डिवीजन 170 की सेल है जी, ये 7% से बढ़ेगी। फ्रिज डिवीजन की सेल 340 है, ये भी 7% से बढ़ेगी। 170 को 1.07 से मैंने मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग 181.9, मेक इट 182, हल्का फुल्का राउंड ऑफ चलेगा। 340 को 1.07 से मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग 363.8, मेक इट 364। कॉस्ट ले लेंगे प्रायर टू डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। कॉस्ट के बारे में एग्जामिनर ने कहा था सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओके, पार्ट्स डिवीजन आई बिलीव इट इज 120, देख लेते हैं। फ्रिज इज 370, फ्रिज 370। अच्छा ये वापस आता है। टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में लिखा था 15% मिलेगा, तमाम नॉन करंट एसेट में मिलेगा। रिकंस्ट्रक्शन के बाद आपके नॉन करंट एसेट का टोटल 200 मिलियन होगा, अभी हमने एसएफबी बनाई। सारे के सारे नॉन करंट एसेट जितने भी हैं, उसका 15% आपको टैक्स डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो आ जाओ भाई। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन आपके नॉन करंट एसेट का टोटल 200 होगा, इसका 15% लें, यू आर गेटिंग 30। फाइनेंस कॉस्ट, रिकंस्ट्रक्शन के बाद सिर्फ एक ही लोन होगा जो कि ओडी है, जो कि करंट से उठ के नॉन करंट लायबिलिटी बनेगी और 10 साल के लिए डेट बन जाएगा, और इंटरेस्ट रेट होगा 7%। 60 का 7% है, यू विल गेट 4.2। ओके, यहां पे काम करते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बता देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे कहते हैं, काम आएगा 182 प्लस 364 माइनस 120 माइनस 370 माइनस 30। आई एम गेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26। 26 में से 4.2 माइनस करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई एम गेटिंग 21.8। टैक्स का रेट बिल्कुल लास्ट पेज में देख सकते हैं, 20%। टैक्स इज 20%। 4.36, चले 4.4 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, पीएटी 21.8 माइनस 4.4,
17.4 का पीएडीआर है। एक चीज तो अच्छी है, राइट नाउ बिफोर रिकंस्ट्रक्शन ये बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस है, लेकिन आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन इमीडिएटली 1 साल के नेक्स्ट ईयर में रिकंस्ट्रक्शन जब हो जाती है तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बात खत्म नहीं। अच्छा, एग्जामिनर इनकम पोजीशन कह रहे हैं ना, तो आप इनकम पोजीशन में उसको एसओएफपी भी बना के दें, पीएनएल भी बना के दें। टाइम ना हो तो खाली पीएनएल बना के दे दें, मेरे ख्याल से बात थोड़ी क्लियर होगी। अगर एग्जामिनर इनकम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो आप एसओएफपी भी बना के दें, पीएनएल भी बना के दें। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना के दें। ओके, लेकिन हमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट या एसओएफपी नहीं बनानी, उसने हमसे इनकम पोजीशन के अलावा बिजनेस की वैल्यू भी मांगी, और बिजनेस वैल्यू का उसने एक हिंट दे रखी है भाई। आप कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन में इतना कैटेगोरिकली नहीं लिखेगा फलाने मेथड से बिजनेस की वैल्यू निकालें फलाने से, ना 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 ना, कोई ना कोई हिंट देगा। पहली चीज, सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है। दूसरी चीज, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आई वुड से क्वेश्चन, एग्जामिनर ने एक बात लिखी। एग्जामिनर कहता है आपका टैक्स डेप्रिसिएशन जो बराबर है आपकी नॉन करंट एसेट की इन्वेस्टमेंट के। ये टैक्स डेप्रिसिएशन का इन्वेस्टमेंट के बराबर होना, ये वाली बात है हमने फ्री कैश फ्लोस में पढ़ी थी, इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ी। और फ्री कैश फ्लो की टेक्निक्स में जब टैक्स डेप्रिसिएशन बराबर होता है इन्वेस्टमेंट के, तो हमें पहले तो टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस होता है, लेकिन हमें फ्री कैश फ्लो निकालते हुए टैक्स डेप्रिसिएशन को ऐड बैक नहीं करना होता, क्योंकि लॉजिकली जब मैं टैक्स डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करूंगा तो इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट को माइनस भी करूंगा। जब दोनों बराबर है, ना तो एक चीज ऐड होगी ना दूसरी लेस होगी। तो यहाँ पे बेसिकली बिजनेस की वैल्यू एफसीएफएफ से आएगी। पहली बात, एफसीएफएफ से इसलिए आएगी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही नहीं। सेकंड, क्यों फ्री कैश फ्लोज की बात कर रहा हूँ, बात बच्चे ना फ्री फंड के मार्क्स लुटा रहे होते हैं। सर मैं यूं वैल्यू निकाल लेता हूँ, यूं निकाल लेता हूँ, मार्क्स नहीं चाहिए तो एक अलग बात। बात बच्चे यूं सोच रहे होते हैं नेट एसेट भी कर लेते हैं वैल्यू। यार आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आपको जब बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ाया था तो कौन सी टेक्निक हमने कही थी सबसे बेस्ट टेक्निक है टू वैल्यू द बिजनेस? फ्री कैश फ्लोज। एक सवाल में अगर एग्जामिनर कह रहे हैं बता नहीं रहा विच टेक्निक आई शुड बी यूजिंग टू वैल्यू द बिजनेस, और वहां पे फ्री कैश फ्लो भी लग सकता है और नेट एसेट पे भी बिजनेस की वैल्यू आ सकती है, आई विल गो फॉर फ्री कैश फ्लोज। क्यों? सब बेहतर टेक्निक तो फ्री कैश फ्लो है ना, कोई और थोड़ी। तो यहाँ पे एक स्लाइड से हिंट गिवन है जिसकी बेसिस पे हम फ्री कैश फ्लोज को लेके बिजनेस को वैल्यू करेंगे, और वो हिंट है टैक्स एप्रिसिएशन का इन्वेस्टमेंट के बराबर होना। ऐसी बातें सिर्फ फ्री कैश फ्लोज में थी, और आने वाला आंसर टेक्निकली एफसीएफएफ होगा। क्यों? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंटिंग। ओके, अब बिजनेस वैल्यू से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें आप, ताकि आपको थोड़ा डेटा एनालिसिस करने आए। अगर आप देखें फ्रिज डिवीजन की कॉस्ट है 370, रेवेन्यू 7% से इंक्रीज होने के बावजूद अगर आप चेक करें फ्रिज डिवीजन के हालात अच्छे नहीं है। फ्रिज डिवीजन टेक्निकली स्टिल अ लॉस मेकिंग डिवीजन अगर आप सोचें तो। अगर मैं फ्रिज डिवीजन की बात करें, इज स्टिल अ लॉस मेकिंग डिसीजन, ये लॉस मेकिंग डिवीजन है भाई, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज होके भी 364 होगा, इसकी कॉस्ट फिर भी 370 है, देयर इज अ लॉस ऑफ 6 मिलियन। यानी अगर आप कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन कर भी लेते हैं, बच्चा कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, अगर आप कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन कर भी लेते हैं तो भाई फ्रिज डिवीजन से बेनिफिट की उम्मीद मत रखिएगा। ये शायद नाफरमान औलाद की तरह है, माजरत। उस नाफरमान औलाद को ऐसा लगता है कि मैं पेरेंट्स की नाफरमानी करके शायद बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। उसको लगता है शायद वो ऐसे दुनिया फतह कर लेगा। दुनिया फतह तो नहीं होगी, जलालत के प्याले जरूर मिलेंगे उसको। कभी यहाँ जलील होगा, कभी वहां जलील होगा, और फिर आपको पता है एंड में लंबा चित्रोल सेशन। दुनिया में गलत डिसीजंस एंड में चित्रोल सेशन समझ से बाहर है। व्हाई पीपल डू इट? कोई प्रॉब्लम है सही आप, वरना शायद आप पूरी दुनिया के खिलाफ होते, माँ बाप के खिलाफ नहीं होते। अबे पागलो, वही तो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, और थोड़ी कोई इतना प्यार करे।
नो रिप्लेसमेंट फॉर द पेरेंट्स। खैर, वापस आते हैं। तो भाई ये फ्रिज डिवीजन मादरत के साथ नाफरमान औलाद की तरह है। रिकंस्ट्रक्शन कर भी दी, जैसे बच्चे को पैसे दे भी दिए, सब कुछ कर दिया, फिर भी खुश नहीं हुआ साला। ये वो चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर रिकंस्ट्रक्शन कर भी देंगे, पूरी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी ओवरऑल, लेकिन फ्रिज डिवीजन टेक्निकली स्टिल आपके लिए लॉस मेकिंग होगा। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट द बिजनेस वैल्यू, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे बिजनेस वैल्यू दीजिएगा। बिजनेस वैल्यू बाय यूजिंग FCFF। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट लेंगे, अगर आप सोचें गिवन है, मैं निकाल लिया था हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26 मिलियन। आप चेक कर लें, कोई टैक्स डेप्रिसिएशन टैक्स और फाइनेंस कॉस्ट माइनस नहीं होगी, क्योंकि FCFF में इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। सिंपली टैक्स लें भाई 20%। 26 का 26 का 20%, 5.2। 20.8 आ रहा है। रिकंस्ट्रक्शन के बाद अगले साल यानी कि T1 में आपका FCFF ही होगा। कोई ग्रोथ रेट गिवन नहीं है, हर साल 20.8 आएगा, बार बार आएगा, फॉरएवर आएगा, तो इट बिकम्स परपेचुटी अमाउंट। इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, लॉजिकली T1 से T इंफिनिटी परपेचुटी वैल्यू आएगी। ये लेंगे बिजनेस वैल्यू 20.8 1 अपॉन वैक। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5.5% से कम हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले से 12% है, 5.5 से कम होगा, इट बिकम 6.5%। तो 0.065 से डिवाइड कर, 20.8 divided by 0.065, I'm getting 320 million। आपके बिजनेस की वैल्यू रिकंस्ट्रक्शन का 320 मिलियन होगी, बात खत्म नहीं हुई। क्यों? थोड़ा सा और बता देते हैं, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। FCFF से जो वैल्यू आती है वो एक्चुअली मार्केट वैल्यू इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू डेट होती है। पूरे सवाल में एक ही लोन है रिकंस्ट्रक्शन के बाद, विच इज OD, जो कि सिक्योर डेट बन गया है 10 साल के लिए, और टेक्निकली इट हैज बिकम अ बैंक लोन। और बैंक लोन की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से लेस कर दूं, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, उसकी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, दिस विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 320 माइनस 60। अब मेरी बातें समझनी, सवाल ही में तो होता है यार, रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप कैसे कन्विंस करेंगे स्पेशली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को? सीम्स इम्पॉसिबल। आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कैसे कह सकते हैं तुम्हारी एग्जिस्टिंग इक्विटी कैंसिल, और फिर आप उसको ये भी बोलें और आप ये भी उससे एक्सपेक्ट करें दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट मोर इन योर कंपनी एंड यू विल बी गेटिंग $40 billion फ्रॉम दोस शेयर होल्डर्स whom you are saying we are canceling your equity? It seems impossible to convince them. ऑन दी अदर एंड जो 7% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जिनका 120 मिलियन का लोन है, आप उनको 270 मिलियन शेयर्स देते हैं, प्लस यू आर आस्किंग देम टू कंट्रीब्यूट 90 मिलियन मोर एंड बिकम अ शेयर होल्डर। देयर इज अ स्लाइट चांस या देयर आर चांसेस कि आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इस बात को मान जाए। क्यों मानेगा, उसकी वजह देखिए। 40 मिलियन शेयर्स तो होंगे शेयर होल्डर्स के पास, 270 मिलियन शेयर्स होंगे 7% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 310। इसमें से 270 किसके पास होंगे? वो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनके पास 270 मिलियन शेयर्स होंगे। इट बिकम्स अराउंड 87%। तो आप कह सकते हैं कि लॉजिकली आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी ट्रांसफर टू द सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सोचें, अगर एक कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 310 मिलियन, उसमें से 270 मिलियन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास चले जाएंगे, तो ऑफ कोर्स दे विल बी द पेरेंट। तो आप कह सकते हैं
This might attract the unsecured creditors to accept the corporate reconstruction proposal. Simply after that, they will become the parent. They will be having a controlling interest in this Dorek company. लिखा जा सकता है. खैर, ये तो क्या था, रिकंस्ट्रक्शन. अगर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या क्या होगा, ये सब बता दिया. लेट्स गो बैक. अब तक 2 प्रपोजल हो गया भाई. प्रपोजल 3 पे चलते हैं. An estimate of the amount of additional finance needed. जब भी इस तरह की बात होती है, additional finance needed, logically खुद के पास भी कुछ पैसा होगा. एक तो additional finance needed बताओ कितना. वैल्यू ऑफ डोरिक कंपनी का मतलब है बिजनेस वैल्यू. दोबारा बिजनेस की वैल्यू निकालो. इफ मैनेजमेंट बाय आउट प्रपोजल इज सिलेक्टेड, कोई अजम्पशन ले तो बता दे. पहले तो पॉइंट नंबर 3 समझ में आना चाहिए. एक तो एडिशनल फाइनेंस बताएं. देखेंगे सवाल भाई, एडिशनल फाइनेंस किस चीज के लिए चाहिए आप. सेकंड, बिजनेस की वैल्यू बताएं. इवेंट क्या है, मैनेजमेंट बाय आउट. पहले कॉन्सेप्ट सुन लो, मैनेजमेंट बाय आउट कहते किसे. अगर आप अपने बिजनेस का मान लो कोई सेपरेट डिवीजन बेच रहे हैं. बहुत से बिजनेसेस होते हैं जो एक से ज्यादा डिवीजन चला रहे होते हैं. जैसे यहाँ पार्ट डिवीजन भी है, फ्रिज डिवीजन भी है. ओके. और ये भी हो सकता है आप पूरी कंपनी बेच रहे हो. मैनेजमेंट में आउट मींस व्हेन आई एम सेलिंग अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस, व्हेन आई एम सेलिंग अ कंपनी, लेट्स से बड़े हॉराइजन की बात करें तो कंपनी, अदरवाइज कोई सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस हम बेच रहे. मैनेजमेंट में आउट में क्या होता है कि उसी बिजनेस की मैनेजमेंट अगर उस बिजनेस को परचेज कर ले, इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय आउट. वी आर सेलिंग अ कंपनी, वी आर सेलिंग अ सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस. उसी बिजनेस की अगर मैनेजमेंट उस बिजनेस को परचेज कर ले, इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय आउट. किसी और बिजनेस की मैनेजमेंट आपके बिजनेस को खरीद ले तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय इन. तो आउट में अपने लोग हैं, इन में पराये लोग हैं. अच्छा, मैनेजमेंट बाय आउट में बेनिफिट क्या हो सकता है भाई. पहले तो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट बाय आउट बड़ा स्मूथली हो जाएगा. नॉर्मली आप कह सकते हैं मैनेजमेंट बाय आउट में नॉर्मली रिडंडेंसीज नहीं होंगी. आप कह सकते हैं मैनेजमेंट बाय आउट में when the same management is going to buy the business, the good thing is, the good part is they know the true worth, true business value of that business. क्या मतलब यार, ये तो अंडरस्टूड बात है. आप पर्सनली जिस बिजनेस में खुद बैठे हुए हैं, जिस बिजनेस को पर्सनली आप खुद चला रहे हैं, तो मेरे भाई आपसे बेहतर उस बिजनेस की वैल्यू कोई दूसरा जानता ही नहीं. दूसरे के लिए हो सकता है भाई किसी काम का बिजनेस नहीं है. जैसे हमें लग रहा होता है, बहुत सी मोहल्ले में शॉप देखते हैं, क्यों बैठा हुआ है यार, तो क्या खड़ा हो जाएगा, बोले क्यों बैठा हुआ है, खत्म करे बेच की, चला रहा है सालों साल. उसका मतलब क्या है, उसको ट्रू वर्थ पता है अपने बिजनेस की, मुझे और आपको नहीं पता. मैनेजमेंट अबाउट में एक और अच्छी बात क्या है कि यार मैनेजमेंट की तरफ से जो ऑफर आएगी आप कह सकते हैं यार ये बिल्कुल ट्रू वैल्यू होगी. क्यों, सो उस मैनेजमेंट को बिजनेस की सही वर्थ पता है. ये तो कुछ अच्छी बात हो रही है मैनेजमेंट बाय आउट के लिए. ट्रांजेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगी, टेंशन नहीं होगी. लेकिन अगर मैं सोसाइटी के लिहाज से बात करूं ना एज अ होल, तो मैनेजमेंट बाय आउट में एक प्रॉब्लम पता है क्या होता है, मैं सोसाइटी को कोई इनोवेशन नहीं मिलेगी. बिकॉज दे विल बी रनिंग द बिजनेस इन अ सेम वे एज दे वर रनिंग प्रीवियसली. और चांसेस ऑफ फेलियर हैं इसके अंदर ज्यादा. कैसे, सब पहले से हालात अच्छे नहीं है, आप भी लोग चला रहे थे बिजनेस, खरीदने के बाद भी आप ही चलाओगे तो फेलियर के चांसेस. कुछ देखो, इनोवेशन तब आती है जब बाहर का बंदा है. यानी कि आप कह सकते हैं मैनेजमेंट बाय इन में तो इनोवेशन होगी, क्योंकि दूसरे बिजनेस की मैनेजमेंट आ रही है तो जाहिर सी बात है उनका थोड़ा बहुत पैटर्न तो डिफरेंट होगा यार. कुछ तो नया इस बिजनेस में आएगा, कुछ तो नया सोसाइटी को मिलेगा. लेकिन मैनेजमेंट में आउट में देयर वोंट बी एनी इनोवेशन. चांसेस तो यही होता है.
दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट बाय के बाद जो एक सेपरेट कंपनी बनेगी, अगर हम एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस बेच रहे हैं तो मैनेजमेंट बाय के बाद जो एक अलग से कंपनी बनेगी उसमें और एग्जिस्टिंग जो कंपनी है जिन्होंने बिजनेस बेचा है अच्छे रिलेशनशिप बन जाएंगे, आप कह सकते हैं। थोड़ा सा बस मैनेजमेंट आउट का आइडिया होना चाहिए। फिर सवाल ये होता है कि मैनेजमेंट आउट होगा कैसे, क्योंकि हम कह रहे हैं सेम बिजनेस की मैनेजमेंट बिजनेस खरीद ले। बहुत बड़ा सवाल ये कि सर अगर एक बिजनेस की मैनेजमेंट इतनी पावरफुल है कि वो उस बिजनेस को खुद खरीद सकते हैं, तो सर सवाल ये कि वो मैनेजमेंट ही क्यों है। खुद सोचे ना, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप भरम मार रहे हैं यार जब मेरा दिल करे मैं पूरी कंपनी खरीद लूं, तो क्या आप यहाँ काम सीखने के लिए आए हो? अगर आप 6 साल से काम कर रहे हैं तो वह सीखे नहीं आज तक काम। सवाल ये भी है ना कि यार सर एक मैनेजमेंट अगर इतनी पावरफुल है कि कंपनी खरीद सकती है तो मैनेजमेंट क्यों है? इसका जवाब सुन ले। नॉर्मली जब मैनेजमेंट मैनेजमेंट आउट की तरफ जाती है तो उनके पास पैसे नहीं होते। लो दोस्तों, कि सर अगर कंपनी मैनेजमेंट आउट होगा और कंपनी के पास मैनेजमेंट के पास पैसे ही नहीं तो बाय आउट कैसे होगा, बता दो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैनेजमेंट अबाउट इस तरह से होता है, कुछ पैसा तो मैनेजमेंट डालेगी यानी कि कुछ इक्विटी मैनेजमेंट ले लेगी, इसके बाद इनको लाजमी वेंचर कैपिटलिस्ट सपोर्ट करते हैं। ये वेल्दी ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं, उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिनका एक वेल ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और नॉर्मली ये लोग वेंचर कैपिटलिस्ट से दो तरह की फाइनेंसिंग मांगते हैं, उनसे डेट भी मांगते हैं, इक्विटी भी मांगते हैं। कहते हैं नहीं यार आप कुछ इक्विटी में भी पैसा लगाओ, कुछ डेट की फॉर्म में भी दो। फिर नॉर्मली मैनेजमेंट आउट के अंदर ना बैंक्स भी इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सर जब तक मैनेजमेंट बाउट के अंदर बाहर से पैसा रेज नहीं होगा तो मैनेजमेंट बाउट कहाँ से होगा, क्योंकि नॉर्मली मैनेजमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते कि पूरी कंपनी खुद खरीद सके। मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया पैसे कहाँ से आए। सवाल पे आता है, हमें एडिशनल फाइनेंस नीडेड बताना है और बिजनेस की वैल्यू बतानी है इन केस ऑफ मैनेजमेंट बाय आउट। पढ़ते हैं, गाइड एग्जामिनर करेगा। प्रपोजल 3 की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं अलहमदुलिल्लाह। टॉपिक इंटरेस्टिंग है अगर आप देखें तो। मैं नहीं देख रहा, अबे भाई मैं मतलब वीडियो देखने की बात करूं बेटा, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा। टू क्लोज द फ्रिज डिवीजन, लो दोस्तों बोला बंद करो फ्रिज डिवीजन को। देख लिया ना हमने, पैसे लगा के भी नहीं सुधरा ये डिवीजन, तब भी लॉस मेकिंग है, तब बंद करो इस डिवीजन को। ओके, एंड कंटिन्यू द पार्ट्स डिवीजन, बोला यार बस पार्ट डिवीजन को कंटिन्यू रखो। रुक जाओ यहां, शुरू शुरू में सवाल में लिखा था कि पार्ट डिवीजन का 30% रेवेन्यू फ्रिज पे डिपेंड करता है। फ्रिज जाएगा ना तो पार्ट डिवीजन का भी 30% रेवेन्यू जाएगा। थ्रू अ लिवरेज मैनेजमेंट बाय आउट, लिवरेज मींस डेट लेना, बोला डेट लेके बाय आउट कर लेंगे, लोन ले लेंगे। लोन देगा कौन? लोन ले रहा है तू, हाँ? देगा कौन? अजीब हरकतें चल रही है। कह रहा है भाई लोन लेके मैनेजमेंट बाय आउट कर लेंगे, कर ले भाई। इन्वॉल्विंग सम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड मैनेजर फ्रॉम द पार्ट डिवीजन, कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मिलाएंगे, कुछ मैनेजर्स को मिला लेंगे। The new company will then pursue its original parts business as well as the development of the parts of the mobile refrigeration business described above. मतलब नई कंपनी जो पार्ट डिवीजन का बिजनेस है उसको भी चलाएगी, और जो रेफ्रिजरेशन के अंदर बिल्कुल शुरू शुरू में उन्होंने कहा था कोई 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा 5% आ जाएगा भाई। मैनेजमेंट में आउट कह रहा है भाई जो पार्ट डिवीजन का बिजनेस है वो चलाएंगे, प्लस ये जो वन ऑफ 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है ये कर लेंगे। ओके, इससे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ जाएगा 5%। प्लस ये भी लिखा हुआ है द प्रपोज वेंचर वुड नीड एन इनिशियल वन ऑफ इन्वेस्टमेंट 50 मिलियन। और ऐसा भी बिल्कुल एंड में लिखा हुआ था इस 50 मिलियन के ऊपर कोई टैक्स एप्रिसिएशन नहीं आएगा। इट्स रिटन इन द क्वेश्चन। ओके, ऑल द करेंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज विल बी इनिशियली रीपेड।
यूजिंग प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ फ्रिज, बोला फ्रिज डिवीजन से जो पैसा आएगा, फ्रिज डिवीजन से जो पैसा आएगा बोला उससे हम सारी लायबिलिटीज पे करेंगे, सिर्फ फ्रिज डिवीजन की लायबिलिटीज नहीं, बोला सारी लायबिलिटीज पे करेंगे। सारी लायबिलिटीज 280 मिलियन थी। द फाइनेंस रेज फ्रॉम द मैनेजमेंट बाय आउट विल पे फॉर एनी रिमेनिंग लायबिलिटीज, भाई जितने पैसे होंगे उससे लायबिलिटीज पे करेंगे, जाहिर सी बात है इतने तो होंगे नहीं, तो मजीद अगर पैसा चाहिए होगा तो पैसा रेज करेंगे, लेकिन लायबिलिटीज पे करेंगे। क्या बात। The additional investment required to continue operation and repurchase of the share at a premium of 20%. Wow. एडिशनल कैपिटल भी रेज करेंगे, प्लस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके शेयर्स, उनकी इक्विटी बाय बैक कर लेंगे 20% प्रीमियम पे। लो दोस्तों यार, एग्जिस्टिंग वालों को 20% प्रीमियम भी देंगे। ओके, प्रीमियम का मतलब पार वैल्यू से 20% ज्यादा देंगे, और इस वक्त पार वैल्यू उनकी 40 सेंट्स है, याद रखिएगा। तीनों डिसीजन अलग अलग है, प्रपोजल 1 शटडाउन अलग है, रिकंस्ट्रक्शन अलग है, और तीसरा प्रपोजल अलग है। तीनों प्रपोजल अलग अलग चल रहे हैं। अब आए मैनेजमेंट बाय आउट में मजीद बात कर लेते हैं। The part division is half of the size of the fridge division in terms of asset and liabilities attributable to it. ये बड़ी कहानी है। कह रहे हैं पार्ट वाला डिवीजन जो है ना, वो समझे फ्रिज का हाफ है। ये जरा समझ में आना चाहिए, हल्का सा मैथ्स मादरत के साथ। इसको मान लो पार्ट्स डिवीजन, फ्रिज वाला ना इसका डबल, आई होप कि डबल लग रहा होगा आपको। ये फ्रिज डिवीजन इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अगर पार्ट डिवीजन 1 है, अगर पार्ट डिवीजन का साइज 1 है तो फ्रिज डिवीजन का साइज होगा 2। इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज पार्ट डिवीजन हाफ है, तो फ्रिज डिवीजन क्या है, उसका डबल है। मान लो अगर इन टर्म्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज पार्ट डिवीजन 50 मिलियन, तो फ्रिज डिवीजन 100 मिलियन। सिंपल मैथ्स। अगर ये 50 मिलियन है तो ये 100 मिलियन है, रेशियो निकालेंगे तो ये 1:2 का ही बनेगा। फ्रिज पार्ट डिवीजन का डबल है। अब सुनना बेटा ध्यान से, मैनेजमेंट बाय आउट में हम फ्रिज डिवीजन को बेच देंगे। जब मैं मैनेजमेंट बाय आउट में फ्रिज डिवीजन को बेचूंगा तो लॉजिकली वी आर सेलिंग 2/3 ऑफ द बिजनेस, क्योंकि 1:2 का रेशियो है, तो इसको मिला दें तो टोटल कितना हुआ 3। वी आर सेलिंग 2/3 ऑफ द बिजनेस। तो मैनेजमेंट बाय आउट में आप 2/3 ऑफ द बिजनेस सेल करेंगे, 1/3 ऑफ द बिजनेस आप रन करेंगे। ये भी बड़ा एक अलग ही बात पॉइंट कि मैनेजमेंट बाय आउट में आप 2/3 ऑफ द बिजनेस सेल करोगे, 1/3 ऑफ द बिजनेस रन करेंगे। ओके, हल्का सा टच ऑफ मैथ्स होना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर ने क्यों। खैर आगे चलते। If management buyout proposal is chosen, a pro rata additional capital investment will be made to the machinery equipment on a one-off basis to increase sales revenue the part division by 7%. अगर आप देखें रिकंस्ट्रक्शन में हमने 80 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, वो कह रहा है यार अगर आप मैनेजमेंट बाय आउट पे जाएंगे तो उस 80 का प्रो रेटा इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैं मैनेजमेंट बाय आउट पे जाऊंगा तो आई विल बी रनिंग 1/3 ऑफ द बिजनेस, तो मैं 80 का 1/3 इन्वेस्ट करूंगा जो कि 26.67 मिलियन बनता है। रिपीट, रिकॉल कीजिएगा कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में हम 80 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। वो कह रहे हैं अगर मैनेजमेंट बाय आउट होगा तो प्रोरेटा इन्वेस्टमेंट होगी, तो मैनेजमेंट बाय आउट में वी विल बी रनिंग 1/3 ऑफ द बिजनेस, तो 80 मिलियन का 1/3 इन्वेस्ट करेंगे ताकि पार्ट डिवीजन का रेवेन्यू 7% से बढ़ सके। ओके, sales revenue will continue at a new level for the foreseeable future. All liabilities categories have equal claim for the repayment. It is expected Doric cost of capital will decrease by 100 basis point following the management buyout for the current rate. इस वक्त आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, ये 1 से कम हो जाएगा, इट बिकम्स 11%। अगर आप मैनेजमेंट बाय आउट पे जाएंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% हो जाएगा। बात यहां खत्म नहीं हुई। अगर फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखो तो कहता है रिडंडेंसी एंड अदर कॉस्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली 54 मिलियन इफ द होल कंपनी इज क्लोज प्रो रेटा फॉर इंडिविजुअल
डिविजन्स दैट आर क्लोज, बेटा वो कह रहा है अगर पूरी कंपनी बेचेंगे ना, खत्म करेंगे, तो 54 की पेमेंट है रिडेंडेंसी। और अगर प्रोरेटा बिजनेस बिकेगा तो 54 पे नहीं करेंगे, उसका प्रोरेटा पे करेंगे। हम 2/3 ऑफ द बिजनेस बेच रहे हैं, तो रिडेंडेंसी पेमेंट भी कितनी आएगी? 2/3। ये सेलिंग 2/3 ऑफ द बिजनेस, तो रिडेंडेंसी पेमेंट भी 2/3 होगी। आओ बेटा अपेंडिक्स 3 पे चलते हैं, मैनेजमेंट पे आओ, चीजें होगी इंटरेस्टिंग, मैं बता रहा हूँ। तो सर मजा ही आ गया, मैंने कहा था बेटा टॉपिक ही प्यारा है। टॉपिक की बात हो रही है बेटा, आपकी बात नहीं हो रही, हल्का हाथ रखो। बार बार शीशा देखने की जरूरत नहीं है। अपेंडिक्स 3। मैनेजमेंट में आउट डिसीजन, चले बस मैनेजमेंट आउट। प्रपोजल कर लो भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। वी आर सेलिंग 2/3 ऑफ द बिजनेस। दो काम करने मैनेजमेंट आउट। कितना फाइनेंस चाहिए वो बताओ, और बिजनेस की वैल्यू बताओ। ओके, वी आर सेलिंग 2/3 ऑफ द बिजनेस। शट डाउन डिसीजन में हमने पूरा बिजनेस बेचा था, तो 210 मिलियन का कैश आया था, चेक कर लो। शट डाउन डिसीजन में वी सोल्ड द एंटायर बिजनेस, या यूं कह लें इफ वी सेल द एंटायर बिजनेस वी विल गेट 210 मिलियन। राइट नाउ आई एम सेलिंग 2/3 ऑफ द बिजनेस, सो हाउ मच विल यू गेट? 2/3 ऑफ दैट अमाउंट कैश बाय सेलिंग फ्रिज डिवीजन जो आएगा। एंटायर बिजनेस अगर बेचते हैं तो वी गेट 210, वी आर सेलिंग 2/3 ऑफ द बिजनेस, इट बिकम्स 140 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप 2/3 बिजनेस बेचेंगे तो रिडेंडेंसी भी 2/3 पे होगा, और इनको पहले ही देने पड़ेंगे वैसे। 54 का 2/3, आई एम गेटिंग 36, आई विल बी लेफ्ट विद 104। अब बेटा करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी सबको पे करना है, जो कि 280 मिलियन है। नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटी 280। लॉजिकली अगर मैं 104 है हमारे पास, 280 की पेमेंट है, तो मैं 104 को अगर 280 में से माइनस कर दूं, हाउ मच स्टिल आई नीड टू पे फॉर द लायबिलिटीज? नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटीज, टोटल 280 मिलियन की आपकी लायबिलिटीज बनती हैं, आपके पास 1064 है, वो पे कर दो, तब भी आपको 176 रेस करना। बात खत्म नहीं हुई। आपको मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करनी है, 80 मिलियन की मशीनरी है, यू विल बी रनिंग 1/3 ऑफ द बिजनेस। तो इसके लिए आपको पैसा चाहिए 26.67 मिलियन। फिर एक वन ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी 50 मिलियन की मोबाइल रेफ्रिजरेशन में। 50 मिलियन की मोबाइल रेफ्रिजरेशन वाला जो बिल्कुल स्टार्टिंग में कहीं गिवन था, 50 की वो इन्वेस्टमेंट है। प्लस आपने कहा मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पे करूंगा 20% प्रीमियम पे। सुनिएगा, शेयर होल्डर्स को जो आप पे कर रहे हैं, पहले तो आप एसओएफपीए में आए ताकि आपको आइडिया हो। एसओएफपी के अंदर शेयर कैपिटल 40 मिलियन है, पार वैल्यू $0.4 लेंगे, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100 मिलियन। ओके, इन 100 मिलियन को हम जो पे करेंगे, वो कह रहे हैं हम 20% प्रीमियम में खरीदेंगे, विल बाय एट 20% प्रीमियम। अच्छा, इस वक्त अगर आप 1 मिनट के लिए शेयर प्राइस चेक करें क्या चल रही है, 50 सेंट्स। इस वक्त शेयर प्राइस चल रही है 50 सेंट्स, और अगला बंदा कह रहा है विल बाय एट 20% प्रीमियम। आ जाओ देख लो, बताया था उसने।
हम्म 20% प्रीमियम, इसका मतलब ये हुआ इस वक्त आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में वैल्यू चल रही है 0.5, लेकिन आप उसको 20% प्रीमियम दोगे 1.2, इट बिकम 60 मिलियन। चेक कर लेते हैं। मैं मार्केट वैल्यू पे तो नहीं ले रहे ना, प्रीमियम पे ले रहे हैं। 60 मिलियन देना पड़ेगा, 20% प्रीमियम। दिस इज व्हाट यू विल बी पेइंग ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है और पार से ज्यादा इशू करे तो वो प्रीमियम है। यहाँ पे आप जब बाय बैक कर रहे हो और आप कह रहे हैं 20% प्रीमियम देंगे, तो लॉजिकली जो करंट मार्केट वैल्यू आप उससे 20% ज्यादा दोगे, दैट इज व्हाट नॉर्मली कंसीडर एज अ प्रीमियम व्हेन वी आर बाइंग अ कंपनी। तो शेयर होल्डर को बेटा आप देंगे 60 मिलियन मैनेजमेंट में आउट के केस में, ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो निकले, फिर नए लोग आएंगे, नई कंपनी, जो करना है करो यार, इनको तो फारिग करे यार। अब चेक कर लेते हैं हमें कितना पैसा चाहिए। देखो करंट नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए 176 मिलियन चाहिए, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के लिए 26.67 चाहिए, कोई वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50 की वो चाहिए, शेयर होल्डर को देने के लिए 60 चाहिए, तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। 176 प्लस 26.67 प्लस 50 प्लस 10, 60। We need 312.67, make it 313 million। आप कह रहे हैं डेट फाइनेंस नीडेड, लॉजिकल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी था कि लेवरेज मैनेजमेंट में आउट करेंगे, लोन लेके खरीद लेंगे, लोन लेके खरीद लेंगे। यस, अबे तो खरीदना, हमें क्या मसला मेरे भाई, हमें क्या, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तू ले ले, ले ले, हमारा क्या जा रहा है। अब सवाल ये कि भाई हमें 313 मिलियन का, 313 मिलियन का लोन मिलेगा कैसे? मिल सकता है लोन, हाँ, मैं बताऊं। एक चीज प्रूफ कर दो कि मैनेजमेंट में आउट के बाद आपके बिजनेस की वैल्यू 313 से ज्यादा होगी, देन इट बिकम्स इजी टू गेट द लोन, अदरवाइज इट्स वेरी टफ। भाई प्रूफ तो करो कि बिजनेस की वैल्यू किससे ज्यादा है। सर ऐसे बिजनेस को तो कोई 313 मिलियन का लोन नहीं देगा जिसकी वैल्यू 313 से भी कम। मिल सकता है लोन इफ यू कम अप विद द वैल्यूएशन विच इज मोर देन 313 मिलियन। चेक करते हैं, बिजनेस वैल्यू मांगी है, लेट्स गो फॉर बिजनेस वैल्यू, एफसीएफएफ से निकालेंगे। We'll be calculating the business value by using FCFF, उसी की हिंट है, इसके अलावा कोई हिंट नहीं है। ओके, सेल्स पार्ट डिवीजन, अब जरा जागते रहिएगा भाई। आई थिंक इसकी सेल 170 थी, लेट्स चेक। 30% सेल चली जाएगी, फ्रिज जाएगा तो 30% पार्ट का रेवेन्यू भी जाएगा। आप बीच में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के मार्क्स ले सकते हैं, आप कह सकते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्रिज वाले आउटसाइड द ग्रुप बेचें, हो सकता है। पहले आप कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अर्लियर पार्ट डिवीजन को अलाउ नहीं था सारी गुड्स ग्रुप से बाहर बेचना, इसलिए 30% फ्रिज को बेच रहे थे। अब वो सब बाहर बेचेंगे, हो सकता है रेवेन्यू में डिक्रीज ना है, लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल तो सवाल देखें भाई कहाँ चला गया, अल्लाह माफ करे। आराम है, कहीं इनकम पोजीशन नजर आ रही है 170 और कॉस्ट है 120, ये पता होना चाहिए भाई। 170 द कॉस्ट इज 120। खैर वापस आते हैं, पार्ट डिवीजन, पार्ट डिवीजन, पार्ट डिवीजन, पार्ट डिवीजन। बेटा 170 का 70% लिया, ये क्या ड्रामेबाजी, अल्लाह माफ करे यार। वो इंटरनल सेल थी ना 30%, फ्रिज जाएगा तो आपकी 30% सेल चली जाएगी, फिर ये 7% से रेवेन्यू बढ़ेगा, ये क्या कहानी है? याद है 80 मिलियन की मशीनरी थी, उसमें 1/3 आपने इन्वेस्टमेंट किया ताकि आपका रेवेन्यू 7% से बढ़ सके। तो 170 का 70 इंटू 1.07, 127.33। लेट्स रीचेक। कॉस्ट 120 थी,
cost prior to depreciation, interest and tax. 120 का 70% ले लेंगे, 84 if I'm not wrong, चेक कर लेते हैं. 127.33 में से 84 माइनस किया, प्रॉफिट आता है prior to depreciation, interest, टैक्स. सवाल ही बताओ तो ये क्यों निकाला, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिक्र नहीं करें, लेकिन सवाल ये व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ओवर हियर बिफोर डेप्रिसिएशन, उसकी एक वजह है. सवाल ऐसा करते नहीं, लेकिन इस सवाल में बहुत ही बारीकी है, इसलिए ऐसा कर, बारीकी बता दो. The 50 million investment in the mobile refrigeration business is not eligible for any tax allowable depreciation. ये जो आप 50 मिलियन की वन ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उसके ऊपर कोई टैक्स डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिले. 50 मिलियन की जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले, दैट विल नॉट अट्रैक्ट एनी टैक्स डेप्रिसिएशन. ओके, मजीद बताते हैं भाई. अब एग्जामिनर कहता है ये 50 मिलियन की बात हो रही है. इफ दिस वेंचर्स गोस अहेड द पार्ट डिवीजन प्रॉफिट बिफोर टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय क्या 5%. पार्ट डिवीजन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5% से बढ़ेगा अगर आप ये 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. अब प्रॉब्लम ये कि यार हमें एक ऐसा प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा जो सिर्फ बिफोर टैक्स ना हो, बिफोर डेप्रिसिएशन भी हो. क्यों यार, वो 50 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा. अब उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा तो लॉजिकली वो एक ऐसे प्रॉफिट को बढ़ाएगा जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, बिकॉज उस 50 का डेप्रिसिएशन से कोई लिंक ही नहीं. हाँ, अगर उस 50 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन आ रहा होता तो फिर तो हम सारे डेप्रिसिएशन माइनस करते, फिर जो प्रॉफिट आता उसको 5% से बढ़ाते. लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल मामला है. वो कह रहे हैं यार इसके ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं आने वाला, तो हम कह रहे हैं फिर लॉजिकली ऐसा प्रॉफिट बढ़ाओ जिसमें से अभी तक कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ. मतलब एग्जाम में बैठ के तो जाहिर सी बात है इतनी बारीकी में जाना मुश्किल है. अब तो जा सकते हैं ना, फिलहाल आ जाओ भाई. इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय 5%. 43.33 का 5%. I'm getting 2.1665, make it 2.2 राउंड ऑफ करके. अब लेस कर देते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में पूरा बिजनेस हम चला रहे थे. कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में जब हम पूरा बिजनेस चलाते हैं तो हमारा 30 मिलियन का टैक्स डेप्रिसिएशन आता है. कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में हम पूरा बिजनेस चलाते हैं तो हमारा 30 मिलियन का डेप्रिसिएशन आता है. मैनेजमेंट बाय आउट में विल बी रनिंग 1/3 ऑफ द बिजनेस. कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन के प्रपोजल में इंटायर बिजनेस को हम रन करते हैं तो हमारा 30 मिलियन का डेप्रिसिएशन आता है. मैनेजमेंट बाय आउट में विल बी रनिंग 1/3 ऑफ द बिजनेस. बेटा इफ आई विल बी रनिंग 1/3 ऑफ द बिजनेस तो डेप्रिसिएशन भी 1/3 आएगा. आपका पहले डेप्रिसिएशन आ रहा था 30 मिलियन जब आप पूरा बिजनेस चला रहे थे रिकंस्ट्रक्शन के बाद. मैनेजमेंट बाय आउट में विल बी रनिंग 1/3 ऑफ द बिजनेस तो डेप्रिसिएशन का भी 1/3. क्योंकि चेक कर लीजिएगा ये 30 मिलियन कैसे आया था कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में. कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन से पहले आपके नॉन करंट एसेट 120 मिलियन के थे, उसमें 80 मिलियन की मशीनरी ऐड हुई थी तो 200 मिलियन के एसेट बने, उसका 15% लिया तो 30 मिलियन आया. आज भी तो चेक कर ले, मशीनरी में 1/3 आपने इन्वेस्टमेंट की है. तो कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन आई विल बी रनिंग द एंटायर बिजनेस, डेप्रिसिएशन विल बी 30 मिलियन. मैनेजमेंट बाय आउट विल बी रनिंग 1/3 ऑफ द बिजनेस so depreciation will be 1/3. Here comes profit before tax. FCFF से जब बिजनेस को वैल्यू करते हैं तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करते. 43.33 plus 2.2 minus 10. I'm getting 35.53. Tax at 20%. 7.1. FCFF. 35.53 minus 7.1.
आई एम गेटिंग 28.43। अब बड़े आराम से बिजनेस की वैल्यू आएगी, और लेकिन इंटरेस्टिंगली आएगी, बताता हूं कैसे। हाँ, लॉजिकली वैल्यू 313, जिसका जितना लोन आपको चाहिए उससे ज्यादा होगी तो ही आप कन्विंस कर पाएंगे स्टेक होल्डर्स को टू गेट द लोन, अदरवाइज तो बैठे रहो। अदरवाइज आपको दुआएं मिल सकती हैं और कुछ भी। बिजनेस वैल्यू 28.43, जागते रहिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% है, ग्रोथ रेट 0.05। एक ही सवाल है, उसका जवाब मैं आपको देता हूं इंशाल्लाह। आप 28.43 को डिवाइड कर देंगे 0.06। आई एम गेटिंग 473.833, सो मेक इट 474 मिलियन। एक चीज तो आप कह सकते हैं, बिजनेस वैल्यू विल बी well above the debt finance needed। चांसेस हमें लोन मिल जाएगा। अच्छा, अभी एक ही सवाल है। सवाल ये है कि सर जी सवाल ये, एफसीएफएफ में जब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होता तो ये अप्लाई होता। ये सवाल है भाई एक बच्चे का। सर ये क्या मतलब, क्या ड्रामेबाजी चल रही है सर। बच्चा कह रहा है फॉर्मूला तो ये लगता है। बच्चा कह रहा है एफसीएफएफ भी है, डिनोम ये भी है, बच्चा कह रहा है, बच्चा कह रहा है ये भी है, ये भी है। बच्चा कह रहा है 1+G नहीं है, अबे हम कह रहे हैं। लो भाई, फड्डा हो गया। टीचर कह रहा है कि भाई मैं न्यूमिरेटर में ग्रोथ रेट ले चुका हूं, बच्चा कह रहा है कोई नहीं लिया। बच्चा कह रहा है तो मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय फेंक दूंगा। चाय मत फेंकियो बेटा। एक तो तू चाय पी के गलत कर रहा है, उसका फायदा कुछ भी नहीं है। और फेंक के तो और गलत करेगा, हो सकता है पिट जाए तो घर वालों से। अरे बच्चा कह रहा है सर, फिर मतलब बच्चा कह रहा है सर क्या है? बच्चा कह रहा है सर जी, फिर ये क्या ड्रामेबाजी है? आप बोल लो ऐड है ग्रोथ रेट, बच्चा कह रहा है नहीं है ऐड। हम कह रहे हैं ऐड है भाई। हम कह रहे हैं न्यूमिरेटर में ग्रोथ आ चुकी है। कैसे कैसे कैसे? यानी कि अगर कभी इसमें आप ग्रोथ रेट ऐड कर दो, फिर तो जाहिर सी बात है ये नहीं आएगा भाई। अब ये क्यों नहीं आ रहा? आओ आओ, चेक करो। ओ भाई, हर साल प्रॉफिट बढ़ेगा 5% से बढ़ा दिया ना 2.2। न्यूमिरेटर में ग्रोथ रेट ले तो चुका हूं मेरे भाई, न्यूमिरेटर में ग्रोथ रेट आ तो चुका है। और कितना ग्रोथ रेट लेकर आऊं? न्यूमिरेटर में ग्रोथ रेट आ चुका है, चेक कर लो। अब पता लगा कि 28.43 के साथ 1+ ग्रोथ रेट क्यों नहीं लिया, ऑलरेडी आ चुका है बेटा। अब एक बच्चा कह रहा है सर आप डायरेक्टली 28.43 को 1+G करते और ऊपर 2.2% नहीं लेते। मैं ऐसा ही करता, लेकिन एग्जामिनर ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसमें मुझे एक ऐसे प्रॉफिट को इंक्रीज करना है विच इज टेक्निकली इवन अ बिफोर डेप्रिसिएशन। उसका यही तरीका नजर आया था कि यार पहले से ग्रोथ रेट लेकर आ जाए, रादर देन बाद में लाए, क्योंकि बाद में अगर हम लाते तो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होता, हो सकता है एक आध मार्क्स कड़े है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस सवाल में ऐसा हुआ था कि आपको टेक्निकली ग्रोथ रेट पहले लाना था। तो आप चेक कर सकते, मैंने आपसे कहा था सवाल पुराना है, बड़ा प्यारा। तो बहुत तमीज से सारी कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए भाई। कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, इसके बाद देखिए ये चीज मैं आपको पूरे सिलेबस में बताता हुआ आ रहा हूँ। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच प्रपोजल ऑफ एग्जिस्टिंग ऑन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यहाँ रुक जाओ। सबसे पहले आप बताएंगे शट डाउन डिसीजन का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा, रिटेंडेंसी पेमेंट फुल पे कर देंगे, बाकियों को सिक्योर, बाकी क्रेडिटर्स को 0.557 पर डॉलर वन पे कर रहे हैं। मेन बात आप रिपोर्ट में बताएंगे कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दे विल गेट नथिंग। प्रपोजल वन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिल रहा। सेकंड, अगर हम कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आप बोलेंगे कि सर इट लुक्स nearly impossible to convince the existing shareholders because Dore company will be cancelling their existing equity and they have to invest more.
आप यूं भी कह सकते हैं इट लुक्स डिफिकल्ट, आप यूं भी कह सकते हैं स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे माइट एग्री फॉर दैट, कीपिंग इन माइंड दैट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन व्हाट इफ बिजनेस बिकम्स सक्सेसफुल देन दे विल बी एबल टू गेट अ गुड रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस। आप इस तरह की बातें भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे शेयर होल्डर्स की खाली बात हो रही है, तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट बाउट में द गुड पार्ट इज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, देयर आर चांसेस दे विल एग्री फॉर दैट, क्योंकि नॉर्मली लोग 20% प्रीमियम पे अपना बिजनेस बेच देते हैं एंड दे विल बी गेटिंग 20% प्रीमियम। प्लस आप कह सकते हैं इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन डोरे कंपनी सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे माइट एक्सेप्ट द मैनेजमेंट बाय आउट ऑफर। तीनों प्रपोजल में मैंने बात कर ली, शेयर होल्डर्स पे को लेके क्या डिस्कशन करनी। अनसिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स के बारे में रुक जाए यहाँ पे। अब अनसिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स में अगर हम बात करें तो पहले तो हम बता देंगे भाई वो शट डाउन डिसीजन में आप बता देंगे इनको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में आप कह देंगे यार जो 30 मिलियन वाले हैं वो तो बात मान जाएंगे, उनको तो 30 मिलियन का कैश मिल जाएगा, लेकिन जो 120 मिलियन का डेट होल्डर है आप कहेंगे यार इट लुक्स डिफिकल्ट इन कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन दैट कंपनी विल बी एबल टू कन्विंस देम that company is going to cancel their debt and plus they will be contributing 90 million more, but लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं but there are chances that 7% unsecured creditors might agree for the corporate reconstruction, because after corporate reconstruction they will be getting the control of Doric company because they will be having holding around I think 80 plus 87%। तो आप कह सकते हैं if 7% unsecured creditors, if they are interested to get the control of Doric company, so they, in this way they will be able to get the control of this company, लिखा जा सकता है। मैनेजमेंट बाउट में आप कह सकते हैं कि जी मैनेजमेंट बाउट का इम्पैक्ट ये होगा कि दे विल बी गेटिंग पेड फ्रॉम इन केस ऑफ मैनेजमेंट आउट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स के केस में आप कह सकते हैं जी, आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स दे विल बी पुटिंग इक्विटी टू द न्यू कंपनी, of course they will be motivated, excited, and they will be contributing, there's no doubt about it। Obviously they will make this decision of management about when they are confident। Suggest which proposal is likely to be selected। देखिए अगर आप इस तरह की बात करेंगे ना कि नहीं जी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फॉर कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन टू एक्सेप्ट द स्टेक दैट टू कन्विंस द शेयर होल्डर्स एंड डेट होल्डर्स। मैनेजमेंट बाउट में अगर आप कहते हैं इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रेज द लोन ऑफ 313 मिलियन, अगर आप ऐसी बातें करेंगे फिर तो आप ये डिसीजन लिख कर आ जाओ कि यार ना तो प्रपोजल 2 होगा ना 3 होगा, प्रपोजल 1 ही नजर आ रहा है, शट डाउन डिसीजन। अगर आपको लगता है नहीं यार मैनेजमेंट बाउट हो जाएगा because after management buyout business value will be the loan which they need, there's a possibility they will be able to get the debt। obviously सारे का सारा डेट तो नहीं होगा, कुछ इक्विटी भी तो डालोगे ना, 100% डेट कंपनी थोड़ी होती। तो अगर एक बच्चा टिल्ट है टूवर्ड्स, देखिए कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन की फेवर में मैं नहीं जा रहा, क्यों सर रिकंस्ट्रक्शन में पैसा लगाने के बाद सब कुछ करने के बाद भी ना फ्रिज डिवीजन लॉस मेकिंग है तो फायदा नहीं होने वाला। तो ज्यादा चांसेस है आदर या तो बच्चा शटडाउन डिसीजन में चला जाए या मैनेजमेंट आउट पे, किसी भी डिसीजन को लेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसीजन लिख कर आएंगे क्या लगता है कि मोर लाइकली कौन सा प्रपोजल इंप्लीमेंट होगा, यू हैव टू राइट इट। तो मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 का भी एक अच्छा आइडिया दे दिया भाई क्या करना है पॉइंट नंबर 4 में क्या नहीं करना। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, मैं इसके साथ इस पीडीएफ के साथ इसका आंसर भी शेयर करूंगा। आई वुड से पॉइंट नंबर 4 को करना क्या मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 की थ्योरी आपने एटलीस्ट 2 दफा पढ़नी है, बस कुछ याद नहीं करना, नथिंग। मैं आपको बहुत तमीज से कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन का आइडिया दे चुका हूँ, पूरे सवाल में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को लेकर किस तरह की डिस्कशन करनी है वो भी बता दिया है। आपको उतना कभी नहीं लिखना होता है जितना एग्जामिनर लिखता है, जो मैंने बताया अगर आप उसको अपनी वर्डिंग्स में लिखते हैं दैट्स मोर देन इनफ। बट व्हाट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू हैव अ रियली गुड ग्रिप ऑन अ क्वेश्चन लाइक दिस, पॉइंट नंबर 4 की थ्योरी एटलीस्ट 2 दफा रीड करोगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट दे मेक वन मिस्टेक, जो सवाल मैंने अभी करवाया आई कैन अश्योर यू 95% बच्चे इस सवाल को स्प्रेडशीट पे कम से कम 2 दफा सॉल्व करेंगे, विच इज वेरी गुड। लेकिन हार्डली 5% बच्चे ऐसे होंगे जो पॉइंट नंबर 4 का जो आंसर है उसको 2 दफा पढ़ेंगे। दिस इज द डिफरेंस व्हाई वी गेट अ रियली गुड ग्रिप ऑन न्यूमेरिक्स। वी आर नॉट परफॉर्मिंग गुड इन थ्योरी व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर मेंटोर, तो मसला होगा। 2 दफा अच्छे से पढ़ लें, प्लस थ्योरी के लिए आपके पास एएफएम के शॉर्ट नोट्स हैं, प्लस मैंने पूरे सिलेबस में जगह जगह आपको गाइड किया कहाँ कौन सी चीज पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी, जगह जगह गाइड किया, तो पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन का एक और सवाल करेंगे, थोड़ा डिफरेंट तरह का सवाल करेंगे, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि यार एसओएफपी प्रॉपरली बन रही है, जहां शायद आपको नजर आ रहा होगा प्रॉपर पीएनएल बन रहा है, डिफरेंट प्रोपोजल पे डिस्कशन चल रही है, वो एक अलग तरह का सवाल होता है, उस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको इंशाल्लाह टारगेट करें। सो थैंक यू वेरी मच जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई स्ट्रांगली बिलीव ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन पुराना है लेकिन मैंने उसमें बता दिया, जब आप रिपोर्ट फॉर्मेट बनाते हैं तो कम्युनिकेशन वाले मार्क्स मिल जाते हैं, एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन में द वे यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, उससे पता लगता है यार आपको डेटा का पता है। प्रोफेशनल आपको एनालिसिस एवेल्यूएशन के मार्क्स मिलते हैं, प्रोफेशनल कैपिटलिज्म के मार्क्स बहुत सी जगहों पे लिए जा सकते हैं इस सवाल में। कमर्शियल एक्यूमेन, ऑफ कोर्स तीनों में से जो बेहतर डिसीजन है उसी पे जाऊंगा जो कमर्शियल एक्यूमेन को रिप्रेजेंट करेगा। इनफैक्ट जो लास्ट में मैनेजमेंट बाय आउट के अंदर जो आपने एफसीएफएफ के ऊपर 1+G नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ रेट आ चुका था, वो भी कमर्शियल एक्यूमेन का मार्क्स दिलवा देगा। तो होप टू सी यू ऑल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। अच्छी बात है हमारे एंटायर कोर्स की हर लेक्चर ऑन एवरेज आपको, ऑन एवरेज कुछ लेक्चर तो ऑफ कोर्स लॉन्ग है, लेकिन ऑन एवरेज अगर आप जाओ तो आपको अराउंड 45 से मिनट से 1 घंटे का एक लेक्चर मिलेगा ऑन एवरेज। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 72। आई बिलीव विल बी हैविंग जस्ट 5 to 6 मोर लेक्चर्स। 5 to, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, टू कंप्लीट द कोर्स। और आप चेक कर लें इसके अंदर हमने हर चीज की है, पास पेपर्स एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस एवरी संडे हमारी लाइव रिवीजन क्लासेस चल रही हैं जिसमें एक अच्छी खासी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लाइव रिवीजन क्लासेस का मैंने आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव बताया था, एक तो इंटायर एएफएम का हम आपको रिवीजन दे रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 15 से 18 घंटों में इंटायर एएफएम रिवाइज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस रीसेंट पास पेपर इंक्लूडिंग प्री सीन मॉक ऑफ एसीसीए हम लाइव रिवीजन क्लासेस में डिस्कस करते हैं। लाइव रिवीजन क्लासेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ एएफएम में नहीं, हर पेपर में हम इसी तरह से लेके चलते हैं, चाहे वो एसबीआर हो, चाहे वो एटीएक्स हो, चाहे वो स्किल लेवल का पीएम हो, टैक्स हो, एफएम हो, एफआर हो, हर पेपर में ऐसे ही चल रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।